चलिए, फाइनेंशियल्स में अब मैं आपको बताने जा रहा था, बात करने जा रहा था कंप्यूटेशन की। देखो, हमने अभी बैलेंस शीट जो बनाई वो कैसे बनाई? एज पर कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट ने जो बोला वैसे हमने बैलेंस शीट बना दी। तो वही बैलेंस शीट है क्या? नहीं, तो नहीं तो दूसरी गणेश भी कवर कर दिया था। सेव नहीं। दो दिसंबर वाली। जो मैंने उसके अंदर डाली थी, तो 2 दिसंबर वाली नहीं है, एक वाली थी जो आपकी। मैंने कल उसके अंदर एक्सेल डाली थी, उसमें वही वाली थी या पुरानी वाली थी? उसमें गणेश भी वाली थी। गणेश की। गणेश भी वाली थी। हमने कैपिटल 3 लाख लिया है, तो इतना एडजस्ट हो जाएगा अपनी तरह के। 3 लाख कैपिटल नहीं डाल। सॉरी, हरीश वाली थी, गणेश भी तो मैंने अच्छा, करा हरीश था। था। हाँ, हरीश वाली थी। वो मैंने करा था, मैं उससे कंफ्यूज कर गई। हरीश वाली थी। जो वो हमने एक फोल्डर बनाया था यहाँ पे, कैपिटल मैंने 3 लाख लिया है, उसमें तो दिक्कत ही नहीं आई ना। कैपिटल 3 लाख लिया तो 19 लाख, 19 लाख वो तो हो रहा है 19 लाख से। ये जो लाइबिलिटी है ना, ये 5 21 हो जाएगी। इसमें 2 लाख रुपए कम आएगा। अच्छा, ये मैंने उस फोल्डर के अंदर अंदर डाल दी थी। चलिए, हम बात करते हैं कंप्यूटेशन की। देखो, अब हमने बैलेंस शीट कैसे बनाई है? एज पर कंपनी एक्ट 2013। ये कंपनी एक्ट 2013 जो बोलता है उस फॉर्मेट में हमने बैलेंस शीट और P&L बना दिया। राइट? बैलेंस शीट P&L हमने उसी फॉर्मेट में बनाया जो कंपनी एक्ट बोलता है। अब सबसे बड़ी बात इसमें आती है कि कंपनी एक्ट के लिए डेप्रिसिएशन का रेट अलग से है। डेप्रिसिएशन के रेट अलग से हैं कंपनी एक्ट में, और इनकम टैक्स में अलग से है। मैं दिखा दें, दो टाइप के रेट चलते हैं, इनकम टैक्स और डेप्रिसिएशन का। राइट? अब इनकम टैक्स में अलग रेट है और कंपनी एक्ट में अलग रेट है। अभी हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सा डेप्रिसिएशन माइनस किया है? गुड मॉर्निंग। जो कंपनी एक्ट में डिफाइन है वो माइनस किया है। तो मतलब मेरा जो प्रॉफिट निकल के आया है वो कैसे निकल गया है? एज पर कंपनी एक्ट निकल के आया है। मान लेते हैं मेरे पास में 10,000 रुपये का सेल था, मेरे 5,000 रुपये के एक्सपेंस हो गए, और मैंने 1,000 रुपये का कंपनी एक्ट डेप्शन माइनस किया, तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल गया है? 4,000 रुपये का। ये निकल गया है। ये डेप्शन कौन सा लगाया मैंने? कंपनी एक्ट वाला। ये लगाया, और इसके साथ हमने फाइनेंशियल अपने प्रिपेयर कर दिए, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दी। अब हर कम इनकम टैक्स एक्ट सबके ऊपर लगता है। कंपनी एक्ट किसके ऊपर लगता है? सिर्फ कंपनीज के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट किसके ऊपर लगता है? सबके ऊपर, इंडिविजुअल के भी ऊपर भी लगेगा, पार्टनरशिप पे भी लगेगा, कंपनी पे भी लगेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है जब आप मेरे को प्रॉफिट बताओगे कि कितना प्रॉफिट है जिसके ऊपर आपने टैक्स देना है, टैक्सेबल इनकम जो आप बताओगे, उसमें से डेप्यूटेशन माइनस करना जो मैं रेट डिफाइन कर रहा हूँ। जितना रेट मैंने डिफाइन किया, मेरे वाले रेट से आप डेप्यूटेशन कैलकुलेशन करके माइनस करोगे अपने एक्सपेंस में से, अपनी इनकम में से। मतलब प्रॉफिट तो वहां पे भी निकलेगा, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेकिन कौन सा वाला? जो इनकम टैक्स ने डिफाइन किया, तब जाके तुम्हारा टैक्सेबल प्रॉफिट निकलेगा। तो प्रॉफिट दोनों में अलग अलग हो गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन की फिगर दोनों में अलग होगी, तो प्रॉफिट की फिगर भी दोनों में अलग होगी। तो मान लेते हैं अगर मैं कंपनी की इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं, तो उसमें हमारा सेल तो सेम ही रहेगी, जो हमारी सेल है कर दी, तो सेल तो सेम रहेगी। अदर एक्सपेंसेस भी सेम रहेंगे, जो मैंने रेंट पे किया या बाकी एक्सपेंस पे किए ये भी सेम रहेंगे। राइट? डेप्रिसिएशन की फिगर डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर डेप्रिसिएशन मैंने 1,000 लगाया था, मान लेते हैं वहां पर डेप्रिसिएशन के इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जब मैं डेप्रिसिएशन लगाने लगा, मैं देखा उसका रेट डिफरेंट है। मैंने वो एसेट्स की वैल्यू उठाई, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, और जो भी रेट था, जो भी वैल्यू थी, उसके हिसाब से एस्टिमेट कर लेते हैं कि 800 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है? तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 4,200 का। इनकम टैक्स तो बोल रहे हैं कि आप मेरे वाला डेप्रिसिएशन माइनस करो प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम पे। क्लियर हो रहा है कि कंपनी एक्ट में बैलेंस शीट तो इस तरीके से बनाई, लेकिन जब आप मेरे को टैक्स पे करोगे, तो मेरे वाला डेप्रिसिएशन माइनस करना, मेरे को किसी और के डेप्रिसिएशन से मतलब नहीं है।
कि आपने बुक्स में कंपनी एक्ट का लगाया है, बुक्स में 100% डेप्रिसिएशन लिया है, कुछ भी लिया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैंने डिफाइन कर दिया, आप मेरा डेप्रिसिएशन लेके मेरे को बताओ कि कितना प्रॉफिट बनता है। तो हमने उसके हिसाब से निकाला, तो बना बना 800 रुपये का। तो प्रॉफिट बना इतना का, तो मतलब ये क्या हो गया मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कह लूँ या टैक्सेबल प्रॉफिट कह लूँ, कुछ भी कह लूँ। इसके ऊपर आप टैक्स का जो भी रेट, जो भी XYZ रेट डिफाइन है कि ये इतने परसेंट आपने टैक्स देना, जैसे इंडिविजुअल के केस में हमने किया था कि पूरे साल की इनकम इतनी है, उस इनकम के ऊपर स्लैब रेट लगा दी 0 से 2.5 लाख, 0, 2.5 से 5% उससे ऊपर 20%, या जो नया स्लैब रेट आया वो लगा दिए। एक फिगर आ गई टैक्स की, कितना टैक्स पे करना है, वो कहाँ से निकालते मैंने, टैक्सेबल इनकम से। और टैक्सेबल इनकम भी आपको याद होगी तो कैसे निकाल रहे थे हम लोग, उसकी टोटल सैलरी एक्चुअल में पे क्या कर रही है और डिफरेंट थिंग है, लेकिन उसमें से कुछ एग्जाम्पल भी हो रही है, जैसे HRA। मैं पेमेंट तो उसको पूरी 100 रुपीज की कर रहा हूँ, मान लेते हैं HRA की, उसमें से 20 रुपए का HRA एग्जाम्प्ट हो गया, वो जो 3 कैलकुलेशन में देखी। तो उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी, 80 रुपए की HRA वाली। बाकी उसको बेसिक दिया वो 100% टैक्सेबल है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया वो 200% का एग्जाम्प्ट है। तो पेमेंट तो उसको अलग कर रहा हूँ, लेकिन टैक्सेबल इनकम उसकी अलग से कैलकुलेशन कर रहा हूँ एज पर इनकम टैक्स एक्ट। राइट, वही चीज हम इस निर्धार कर रहे हैं। एक्चुअल प्रॉफिट कुछ हो रहा है, देखिए इनकम टैक्स का प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डेप्रेशन कौन सा माइनस कर रहा हूँ, जो इनकम टैक्स निकालता है। अब इनकम टैक्स में कई सारी डिडक्शन और भी अलाउ कर रखी हैं कंपनी के केस में। ठीक है, अलग अलग सेक्शन, जैसे उसमें 80C 80D थे ना, वैसे इसमें अलग अलग से सेक्शन है। वो बड़ी बड़ी कंपनी को मिलते हैं, कुछ इंसेंटिव टाइप मिलते हैं। तो वो सब भी क्या होंगे, इसमें एडजस्टमेंट होती रहती है। वो सब आप ये जब इनकम टैक्स पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरा पॉइंट यहाँ पे डेप्रेशन को समझाना है। क्लियर है। तो डेप्रेशन जो इनकम टैक्स ने बोला मेरे को वो माइनस करना है, तो प्रॉफिट कैसे करने निकालना है मैंने, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब एक तो तरीका है कि मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस बना रखा है, मेरे को पता है कि सेल कितनी है, बाकी के एक्सपेंस कितने हैं, डेप्रेशन कितना है। और दूसरा मैंने एज पर इनकम टैक्स निकाला है, सेल इतने की, एक्सपेंस इतने का, और इनकम टैक्स डिडक्शन इतना का, तो बैलेंस को प्रॉफिट आएगा। तो ये तो क्या एक लंबा तरीका लग रहा है, इसका शॉर्टकट करने की कोशिश करें। कैसे कर सकते हैं, देखो शॉर्टकट, कॉन्सेप्ट यही है, प्रॉफिट निकालना मैंने इनकम टैक्स से, बस उसको थोड़ा सा शॉर्टकट करने के लिए। मेरा एज पर कंपनी एक प्रॉफिट कितना आया, 4,000 का। इसमें मैंने 1,000 रुपये का डिडक्शन लगा रखा है कंपनी एक्ट वाला, जो कि इनकम टैक्स वाला अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 1,000 रुपये इसमें ऐड कर देता हूँ, ऐड डेप्रिसिएशन जो कंपनी एक्ट वाला है, जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा 5,000 रुपये का आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओ सॉरी डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो मतलब इस यहाँ पे सारी कैलकुलेशन दोबारा करने से अच्छा है, इसके अंदर एक्सपेंस में कई सारे एक्सपेंस होंगे, अभी तो मैंने एक ही लिया। 50-60 एक्सपेंस होते तो मैं यहाँ पे 50-60 एक्सपेंस लिखता, यहाँ पे 50-60 एक्सपेंस लिखता। इससे बढ़िया मैंने एक ही फिगर उठा ली प्रॉफिट की, उसने डेप्शन को एडबैक कर दिया कि ये इनकम टैक्स वाला ये वाला डेप्शन नहीं देगा, जितना वो देगा उतना माइनस कर दूं उसमें से। इसमें से मैं करूँ लेस इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन, कितना था, 800 रुपये। प्रॉफिट कितना देगा, 4200 रुपये। उसी फिगर पे पहुंच जाऊंगा मैं, जो फिगर मैंने 4200 की यहाँ निकाली थी उसी फिगर पे आ गया। बस ये क्या था, एक लॉन्ग लॉन्ग वो था। तो भाई इसके अंदर सारी की सारी मेरे को सेल देखनी पड़ेगी, सारी इनकम देखनी पड़ेगी कहाँ कहाँ से आई है, सारा उसके एक्सपेंस देखने पड़ेंगे, रेंट XYZ जो भी एक्सपेंस होंगे। बस डेप्रिसिएशन वाला इसका और इसका डिफरेंट होगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। बस एक ये वाली फिगर का जो डिफरेंस आएगा इन दोनों में, बाकी सारी फिगर तो दोनों में सेम रहेगी। तो मैंने वही किया, 4,000 का प्रॉफिट उठा लिया, उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया कि ये अलाउ नहीं कर रहा, इनकम टैक्स वाला ये अलाउ नहीं कर रहा। तो मैंने ऐड कर दिया कि भाई ठीक है आप ये अलाउ मत करो, ऐड कर दो। तो टोटल प्रॉफिट मेरा कितना आ गया बिफोर डेप्रिसिएशन इतना। अब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया कौन सा मैंने, जो इनकम टैक्स का लगा था। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी वही आ गया 4200। शॉर्टकट हो गए कि मैं सिर्फ प्रॉफिट की फिगर उठाई और डेप्रिसिएशन की फिगर, दो फिगर उठाई, बाकी सारी फिगर को मैंने देखा ही नहीं, इसको नहीं देखा, इसको नहीं देखा, यहाँ पे भी दोबारा दोबारा मैंने लिखने की कोशिश नहीं करी। मैं सिर्फ क्या किया, प्रॉफिट उठाया, प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन ऐड किया, और इनकम टैक्स वाला माइनस कर दिया। तो थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। इसी चीज को मैं यहाँ पे कंपटीशन में दिखा रहा हूँ। तो देखो, हमने क्या किया, ऑल्दो हमारे केस में लॉस आ रहा है,
ये देखो, ये यहाँ पे मैंने डाला प्रॉफिट, मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, हटा देता हूँ। इक्वल टू प्रेस करके मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट उठा लूंगा। ये मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट इंक्लूड लॉस ऑल्सो। जब मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ, प्रॉफिट मतलब लॉस मतलब ऑल्सो, कि पॉजिटिव है तो प्रॉफिट हो गया, नेगेटिव है तो लॉस हो गया। ठीक है, ये मैंने उठा लिया अपना प्रॉफिट, कि मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना आया, 8,21,000 का। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा और सिंपल करने के लिए इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करे तो मैं, वैसे ही मेरी बैलेंस शीट तो मैच नहीं होगी, मैं इसमें 10 लाख की इनकम और ऐड कर देता हूँ। अब देखो 10 लाख की इनकम यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो मेरी बैलेंस शीट हिल जाएगी। कई बार आपको ऐसे एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है बैलेंस शीट में, याद रखना। जब बैलेंस शीट बना लोगे तो कहीं भाई कोई प्रॉफिट बढ़ा दो, कैश में रिसीव कर लो। ठीक है, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट डाला, तो मतलब इनकम डाली, इनकम की एंट्री क्या होती है, मान लेते कैश में मेरे को 10 लाख की इनकम मिल गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स मेरी बढ़ गई 10 लाख रुपए से। दूसरी तरफ कैश भी बढ़ना चाहिए मेरा 10 लाख से, मैंने कैश में चेंज नहीं किया ना अभी। तो अगर जब तक कैश में चेंज नहीं करूँ तो क्या होगा, मेरी बैलेंस शीट हिली रहेगी, 10 लाख का डिफरेंस आता रहेगा उसमें। यहाँ पे कैलकुलेशन में 10 लाख का डिफरेंस आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने एक जगह एडजस्टमेंट करी है। ऊपर 19,70,000 है, नीचे 9,70,000 है, क्यों, मैंने इनकम ऐड कर दी। इनकम ऐड करके कहाँ गई, मेरे रिजर्व में, कैपिटल के अंदर ऐड हो गई ना इनकम। तो ऊपर वाली फिगर तो 10 लाख से बढ़ गई हमारी, एसेट वाली, ओ सॉरी लाइबिलिटी वाली। एसेट वाली नहीं बढ़ी, क्योंकि मैंने कैश की एंट्री नहीं करी इसके अंदर, मैं सिर्फ क्या क्या एक स्टेप लिया। मतलब मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, इनकम को तो मैंने ले लिया, डबल एंट्री पर चलती है ना मेरी अकाउंटिंग, कैश को नहीं लिया। तो कैश को लूंगा, ऐड करूंगा अपनी बुक्स में, तभी तो क्लियर होगा। जब मैं टैली में भी करता हूँ तो कैश अकाउंट का लेजर सेलेक्ट करता हूँ और इनकम का सेलेक्ट करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे इनकम वाला लेजर सेलेक्ट कर लिया पीछे, इनकम वाला लेजर तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन कैश वाला सेलेक्ट नहीं किया, समझ रहे हो। तो कैश में अगर मैं 10 लाख रुपए ऐड करूंगा तो मेरी ऑब्वियसली मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। कैश का है मेरा, इसके लिंक पे आते हैं, इसमें कैश मेरा कौन सा वाला है, ये वाला है। तो इसमें भी क्या करूंगा, मैं मैनुअली 10,000 रुपये ऐड कर देता हूँ, 10 लाख रुपए। तो मेरा कैश कितना हो गया, 11,32 हो गया। अब मेरी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी, 19,70 आ गया। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट, कि कई बार मैन्युअली बैलेंस शीट बनाने के बाद में आपको ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी एडजस्टमेंट करोगे तो उसके दो इफेक्ट साथ के साथ लेते जाओगे। ठीक, वो एंट्री क्या होनी चाहिए, उसका पहले इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। तो दोनों जगह उसका इफेक्ट कर दोगे तो आपकी बैलेंस शीट वहीं की वहीं मैच रहेगी। एक तो ऑप्शन में मैं टैली में दोबारा से एंट्री डालूं, दोबारा से ट्रायल बैलेंस को एक्सपोर्ट करूं, दोबारा से ट्रायल बैलेंस को यहाँ पे लगाऊं, और दोबारा से इसको लिंकिंग करूं। ठीक है, अगर ज्यादा चेंजेस हैं एक एंट्री से ज्यादा, 10, 12, 15, 20 चेंजेस हैं, जो कि इतना ध्यान नहीं रह सकता, तो मैं यही काम करता, ट्रायल बैलेंस को दोबारा से एक्सपोर्ट करता, यहाँ पे लगाता, इसको दोबारा से लिंक करता, एक एक करके सही जगह पे। मतलब इसमें अधिकतर चीज तो लिंक होती, जो नहीं होती उनको मैं लिंक कर देता एडिशनल अकाउंट में। दूसरा ऑप्शन, अगर एक आधी एंट्री तो मैंने सीधा यहाँ पे ऐड किया, और दूसरा यहाँ पे ऐड किया, मेरी बैलेंस शीट मैच होगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमेशा डबल अकाउंटिंग पे चलोगे आप, कि एक अकाउंट को ऐड करोगे तो दूसरे अकाउंट को, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है उसके अकाउंट पे जाके ऐड इफेक्ट दोगे, तभी बैलेंस शीट मैच होगी हमारी। ठीक है, तो चलिए। लेकिन फिर हमें बाद में टैली में भी करनी टैली में तो पड़ेगी। एंट्री करनी पड़ेगी ना ऑब्वियसली, नहीं तो टैली और ये मिसमैच होगी ना। अब अगर मैं टैली खोलूंगा आज की डेट में, तो मेरा प्रॉफिट कितना दिखा रहा होगा टैली में, वही 1 लाख, जो मेरा लॉस था 8 लाख समथिंग का, वो दिखा रहा होगा एक्चुअल में। तो लेकिन मेरा प्रॉफिट आ गया ना नीचे, एक्चुअली मेरा 178 का प्रॉफिट आ गया ना। तो टैली में प्रॉफिट थोड़ा ना दिख रहा होगा, और टैली में कैश कितना दिख रहा होगा, 10 लाख रुपए से कम दिख रहा होगा। जब टैली में एंट्री करोगे तभी तो ये दोनों मैच होंगे। तो अल्टीमेट टैली में तो एंट्री होगी होगी, बैलेंस शीट में एक इंस्टेंट, मतलब बैलेंस शीट बनाने के लिए, कि भाई दोबारा दोबारा सब कुछ ना करना पड़े, तो फटाफट मैंने क्या किया, 10 लाख वहां भी ऐड कर दिया, 10 लाख कैश में भी ऐड कर दिया, ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े और मेरी बैलेंस शीट मैच भी करे। ठीक है, चलिए। अब कंप्यूटेशन में आ गया, आते हैं तो मेरा 178 का आ गया, प्रॉफिट आ गया। इसको थोड़ा और बढ़ाया तो कहीं बाद में लॉस ना हो जाए, 15 कर देता हूँ उसको। मैंने तो पहले में लिया ना, मैंने चेंज नहीं करनी। तो मैंने 15 लाख से बढ़ा दी इनकम अपनी, वो है ना। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 6,78,000 का मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 678 का प्रॉफिट आ गया।
अब हम आते हैं कंप्यूटेशन पे। यहाँ से हमने उठा लिया 678 का मेरा प्रॉफिट है। अब उसी क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक तो ऑप्शन था कंप्यूटेशन बनाने के लिए, यहाँ पे मैं कंप्यूटेशन में टोटल सेल उठाऊं, उसमें सारे एक्सपेंस माइनस करूं, उसमें इनकम टैक्स एक्सपेंस माइनस करूं, तो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा एज पर इनकम टैक्स। दूसरा मैंने शॉर्टकट क्या अपनाया, प्रॉफिट उठाया, प्रॉफिट में क्या करने वाला हूँ, जो डेफिनेशन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला था वो एड बैक करने वाला हूँ। तो ये मेरी फिगर आ गई, जो मैं डेफिनेशन 1,06,000 का डालता, कैलकुलेशन कितने में कर 1,06,000 की, 1,06,000 का मैंने क्या किया डेफिनेशन यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद में यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेता हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया एक्चुअल में, ये बेसिकली मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। ये मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। इसको यहाँ पे भी नहीं लिखता, मैं साइड में लिख देता हूँ वहीं पर ताकि आप समझ जाओ। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन क्या आया मेरा, इस पे ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें क्या डेप्रिसिएशन का, इस वाली फिगर में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं है। अब इसमें से मैं इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट इनकम टैक्स वाला आ जाएगा। समझ गए ना। अब वही मैं करने वाला हूँ, एज पर इनकम टैक्स जो मेरा डेप्रिसिएशन है वो मैं माइनस करने वाला हूँ। चलिए, उसके लिए देखो हमने एक वर्किंग बना रखी है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जैसे हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट बनाया था ना, ये शेड्यूल ऑफ फिक्सर एज पर कंपनी एक्ट, ये कंपनी एक्ट का बना था मेरा। ऐसे में डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स के लिए उसी टाइप का एक फॉर्मेट बना रखा है यहाँ पे। आपकी एसेट कौन सी थी, क्या था, कार थी ना, कार थी। कार के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट चेक कर लेते हैं कि इनकम टैक्स में कितना है। पहले हमने कंपनी एक्ट का देखा था कल, अब हम किसका देख रहे हैं, इनकम टैक्स में कितना है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का चार्ट है जो इनकम टैक्स वालों ने किया हुआ है। उन्होंने क्या हुआ, असेसमेंट ईयर 23-24 से लेके 5, तो सॉरी 3-4 से लेके 5-6 तक ये रेट थे, 3 साल 5-6 तक, 6-7 से 17-18 तक ये रेट थे। उसके बाद में 18-19 से लेके आज तक के ये रेट चल रहे हैं, मतलब रिवाइज होते जाते हैं। तो लेटेस्ट मेरा कौन सा स्लैब चल रहा है, ये वाला। क्लियर है। अब इसमें हम देख लेते हैं कार किस में आएगा, देखो बिल्डिंग में नहीं आएगा, फर्नीचर में नहीं आएगा, मशीनरी प्लांट इसके अंदर आ सकता है, मोटर कार। ठीक है, अभी और नीचे देख लेते हैं पहले, क्योंकि वो मशीनरी टाइप तो है ही ना, और इसमें क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। मैं उसके बाद में चौथी हेडिंग है शिप्स, तो शिप नहीं है मेरी, ठीक है, बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर नहीं है, तो अल्टीमेटली कौन सा बचा, मशीनरी वाला। देख लो मशीनरी वाला कितना बड़ा है। अब मशीनरी वाले में हम स्पेसिफिकली देख लेंगे क्या मेरे रिलेटेड कोई है। तो यहाँ पे देखो, मशीनरी प्लांट अदर देन कवर्ड इन 2, 3, 4, 8 बिलो, और सेकंड वाला लिखा है मोटर कार अदर देन दोज यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। था ना जो हायर, जो मैंने कैब वगैरह की डेट बता दी कि उसमें 8 साल की लाइफ डिफाइन कर रखी थी, नॉर्मल की 10 साल की थी। तो इसलिए इसमें भी देखो, जो हायर पे यूज होती है उसके लिए तो यहाँ पे कर रखा है बिजनेस रनिंग देम ऑन हायर, मतलब जो ओला उबर वाली कार है या फिर जो कार की सर्विस देते हैं। और बाकी जो मोटर कार है वो कहाँ पे कवर है, यहाँ पे। ठीक है, इस पे क्या रेट लगा फिर हमारा, पहले 20 था फिर 15 हुआ और बाद में 15 ही रहा, तो हमारा कौन सा रेट लगेगा, 15% का। तो यहाँ पे हम आते हैं, रेट कितना लिख देंगे हम लोग, 15%। ये 15% के हिसाब से मेरे को रेप्शन लगाना है। अब सबसे पहले आता है ओपनिंग डब्ल्यूडी की, मतलब ओपनिंग उसकी वैल्यू क्या थी, क्या मेरी इसमें कोई ओपनिंग वैल्यू थी, नहीं opening तो नहीं नहीं थी। थी। इस साल परचेज किया था, ओपनिंग तो मेरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। फिर मैंने परचेज की थी इस साल में 3,70,000 की। अब इसमें दो चीजें आती हैं, जैसे हमने कंपनी एक्ट में देखा था, डेप्रिसिएशन जितने दिन यूज किया उतने दिन के हिसाब से डिप्स लगा दो। मैं बार बार उस वर्ड पे यूज करता हूँ, नंबर ऑफ एज पर कंपनी एक्ट, नंबर ऑफ डेज एज पर कंपनी एक्ट, नंबर ऑफ डेज, प्रेशर करता है ना उस वर्ड पे। तो कंपनी एक्ट तो बोलता है कि जितने भी नंबर ऑफ डेज आपने यूज किया कार को, उतने दिन का डेप्शन आप चार्ज कर लो, तो डिवाइड में 365 करके इंटू जितने नंबर ऑफ डेज, ऐसे निकालता ना हमने। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है अगर आपने कार को 180 दिन या उससे ज्यादा यूज किया, 180 डेज या मोर, तो फुल रेट का डेप्शन ले लो, मतलब कि जो 15% आया वो ले लो। अगर आपने 180 दिन से कम किया हुआ, लेस किया हुआ,
तो आप क्या ले लो, सॉरी 182 डेज है शायद, 182 डेज है, एक बार चेक कर लेंगे। 182 डेज है, ठीक है। कि 6 महीने जो होते हैं ना, 6 महीने का कॉन्सेप्ट चलता है इसमें। तो 6 महीने एवरेज करके 182 डेज के करीब बनते हैं। और उससे कम है तो आप क्या क्या कर लो, हाफ रेट से डिडक्शन लगा दो, मतलब कि 7.5% के हिसाब से लगा। कि अगर आपने 1/4/24 से लेके यहाँ पे 30/9/24 और यहाँ पे 31/मार्च 25, ठीक है। यहाँ पे लगभग आपके 182 डेज हो जाते हैं, ठीक है। या जो भी 180 जो भी डेफिनेशन लिखा है, तो हम 30 सितंबर की एक डेट मान लेते हैं, 180 डेज या 180 पर, मेरे को नहीं ध्यान कि 182 है 180 है, ठीक है। अगर आपने 6 महीने से कम यूज किया, मतलब कि अगर आपने कार परचेज करी इस वाले पीरियड में, इस वाले पीरियड में आपने कार परचेज करी, तो आपने 180 डेज से ज्यादा यूज करी है। Yes. क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हो, आपने कार परचेज करी यहाँ पे, तो 180 दिन से ज्यादा यूज करी है आपने कार, तो आप फुल रेट का डिडक्शन लगा दो 15%। अगर आपने कार 180 दिन से कम यूज करी है, मतलब कि यहाँ कहीं पीरियड में यूज परचेज करी है, इस पीरियड में कहीं पे परचेज करी है, ठीक है, तो आप कितना लगा दो, उसका हाफ रेट लगा दो, मतलब 7.5% डिडक्शन ले लो। क्लियर है ये चीज? इसमें नंबर ऑफ डेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें एक पीरियड दे दिया, इस पीरियड से पहले या इस पीरियड के बाद, ठीक है। वही चीज यहाँ पे है कि लेस देन 182 डेज या मोर देन 182 डेज। अगर आपने एक साल से ज्यादा यूज करी है उस कार को, तो पूरे साल का डिडक्शन ले लो। एक साल से कम, सॉरी 6 महीने से ज्यादा, 182 डेज से ज्यादा यूज करिए तो पूरे साल का ले लो। 182 डेज से कम करिए तो आधा डिडक्शन ले लो, मतलब छह पीरियड भी आधा हो गया ना लगभग, 6 महीने का पीरियड हो गया, तो डिडक्शन क्या कर दिया उन्होंने, आधा कर दिया। क्या आधे साल कार यूज करिए, आधा साल का ले लो। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने 31 मार्च को भी कार परचेज करी है ना, 31 मार्च को भी कार परचेज करी, मतलब 1 डे यूज किया आपने, तो भी 7.5% का रेट आपको डिडक्शन को मिल जाएगा। एक कंपनी के क्या मिलेगा, एक दिन का डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपने 1 अप्रैल को यूज करी है, 1 अप्रैल को परचेज करी है, तो आपको पूरे साल का मिल जाएगा। चाहे आपने 182 डेज के लास्ट में बिल्कुल परचेज करी है, 182 डेज हो गए, उसके बाद परचेज करिए तो आधा हो जाएगा, 182 डेज यूज करिए तो पूरा हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें 182 डेज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ना कि नंबर ऑफ डेज का। चलिए, तो यहाँ पे हमने करा। अब हमने कार कब परचेज करी थी, अप्रैल मई के आसपास करी थी ना, मई में करी थी, तो हमारी 180 दिन से 182 दिन से ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 182 दिन से ज्यादा मैंने कार यूज कर ली है। राइट, 3,70,000 की कार थी मेरी। इसको मैंने लिंक कहाँ से कर दिया, अपनी वही एडिशन से, यहाँ पे मैंने डालती है एडिशन, इसी से लिंक कर दिया। और चाहो तो मैं उसको मैन्युअली लिख लूँ, वो डिपेंड करता है कि अगर अभी तो मेरे पास में एक एसेट्स है, अब इसी में अगर ज्यादा एसेट्स होती मेरे पास में, कुछ 6 महीने से पहले की होती, कुछ 6 महीने के बाद की होती, तो मेरे को अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती कि कौन कौन से 6 महीने के पहले की है, वो यहाँ पे लिखते हैं, जो कुछ 6 महीने के बाद की होती है वो मैं यहाँ पे लिखता। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी एडिशन। तो ओपनिंग में जो कार थी वो, प्लस जो एडिशन किया, टोटल कार होगी आपके पास में। ये हो सकता है एक कार आपके पास में पहले हो, एक कार अब आ गई हो, ये तो हो सकता है, तो टोटल 2 कार हो जाएंगी आपकी। एक कार आपने 180 दिन 182 दिन से कम में पड़ जाएगी, तो 3 कार हो गई, हो सकती है 3 कार कंपनी के पास में। अब डिडक्शन मतलब कुछ अगर आपने उसमें से सेल कर दी, मानते हैं एक कार आपने सेल कर दी ओपनिंग वाली, या इसी कार को सेल कर दिया, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ जब सेल कर दोगे। पर ये तो हमारा फिक्स है, उसमें आ रहा है ना, फिक्स में आ रहा है ना। फिक्स, हमारा तो सेल नहीं कर सकते उसको, खराब हो गई, यूज नहीं है, तो सेल कर सकते हो ना। तो से कुछ तो सेल करे तो क्या माइनस हो जाएगी, इसलिए डिडक्शन में लिख देंगे। अब आ गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मतलब जो आपने ओपनिंग कार थी, जो आपने ड्यूरिंग द परचेज करी, और ड्यूरिंग द जो सेल कर दी, तो उसके बाद ही आपका क्लोजिंग बचेगा 31 मार्च को कि कितनी कार आपके पास में है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, इक्वल टू, मैं सिंपल से बताऊँ, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये, तो 370 की आपकी क्या होगी, क्लोजिंग कार हो गई। अब लगाना है हमने डेप्शन ड्यूरिंग द ईयर। डेप्शन कैसे लगाना है, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ उसको। इक्वल टू इसका कितना परसेंट, 15%, तो यहाँ 15% लिख रखा है, मल्टीप्लाई बाय दिस कर दूंगा तो 15% निकल जाएगा। एक्सेल फॉर्मूला है। सो जा तू, सो जा, सो जा, समझ आ रहा है? सिंपल फॉर्मूला है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो क्या निकल गया मेरा, डेप्शन लग गया, निकल गया 55 से 500 का। क्लोजिंग वैल्यू क्या आ गई मेरी, इस वैल्यू में से
डेप्शन माइनस हो गया, बैलेंस कितना बचा? 3,14,000। तो एज पर इनकम टैक्स मेरी क्या की वैल्यू कितनी है आज की डेट में? 31 मार्च बची 3,14,000। जबकि एज पर कंपनी एक्ट देखूँ तो डेप्शन वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि जब मैंने डेप्शन चेंज लगाया तो वैल्यू भी चेंज होगी ना। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कितनी है? 2,63,000 की वैल्यू है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितनी कार की वैल्यू? 3,14,000। क्लियर है? डिफरेंस आ सकते हैं दोनों में। अब देखिए एज पर इनकम टैक्स मेरे को डेप्शन कितने मिला है उसके ऊपर? 55,500 का। अब यहाँ कंपटीशन पे आते हैं, इसको हम माइनस कर देते हैं। अच्छा, ये नीचे फॉर्मूला लगा रही था मैंने, वही जो मैंने यहाँ पे निकाला था ना 784, तो यहाँ पे निकाल ही रखा हमने। तो ये बेसिक, हाँ ठीक है कोई नहीं। तो ये बेसिकली क्या है मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन से पहले का मेरा जो प्रॉफिट है वो ये आ गया। अब इसमें से मैं माइनस क्या करूंगा? इनकम टैक्स वाला। मैंने क्या किया, इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन लगा टोटल 55,500 वो माइनस कर दिया। तो अल्टीमेटली मेरा फॉर्मूला क्या बना? इक्वल टू 784 में से मैंने माइनस क्या कर दिया अपना? इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन। तो ये क्या आ गया मेरा? टैक्सेबल इनकम आ गई बिजनेस की। मतलब एज पर इनकम टैक्स एक्ट मेरी जो टैक्सेबल इनकम आनी चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, वो आ गया 7,28,000। अब 7,28,000 की मेरी टोटल इनकम हो गई। उसके ऊपर जो भी मेरा डेप्शन वो टैक्स का रेट लगा, अभी हमने 25% लगा रखा है। कुछ कंपनी से 22% प्लस सरचार्ज का है, कुछ पे 25% का है, कुछ पे फॉरेन कंपनी तो 30-35% का आसपास का है। तो सब पे डिफरेंट डिफरेंट है जो आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे। तो जो भी रेट आपके ऊपर लगता होगा वो इस इनकम के ऊपर लगाओगे। जब आप इनकम टैक्स में रेट पढ़ोगे ना कि कौन सी कंपनी में कितना परसेंट रेट है, तो वो रेट किस पे लगाओगे आप? इस वाली इनकम पे। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्या है? सेम ही रहेगा। टैक्स के रेट आपके कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी जो आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे। क्लियर है तक? तो जैसे पेरोल में जो लास्ट में निकल के आती थी टैक्सेबल टैक्सेबल इनकम इनकम, उस पे लगाते थे। हाँ ऐसी ये ऐसी सिमिलर, हाँ सिमिलरली ये भी क्या है मेरी टैक्सेबल इनकम कंपनी की। कंपनी की। तो समझ गए? इनकम टैक्स एक्ट अलग एक्ट है, तो अपनी तरह अपनी अलग से डेफिनेशन निकालता है। कंपनी एक्ट अलग है, वो अपनी जबान में बनाता है, तो जिसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। क्लियर है कंपनी केस में? चलिए, अगला हमने समझना था इसके अंदर एक मैंने आपको बोलता कि कॉन्सेप्ट में कोशिश करूंगा समझाने की, अगर समझ पाए आप तो। डेफर टैक्स का, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऑल्दो आप जब अकाउंटिंग करने बैठे हो तो आप ओबियसली ये चीज कैलकुलेशन नहीं करोगे, आपका सीए या फिर कोई सीनियर ही कर रहा होगा, लेकिन ओबियसली आप भी कभी सीनियर बनोगे तो आपको भी करनी पड़ेगी। अभी के लेवल पे नहीं, आगे के लेवल पे करनी पड़ेगी, तब आप ढूंढोगे। तो बेटर आपको पता होना चाहिए कि क्या चाहिए। देखिए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब एक बात का जवाब देना। मैंने कंप्लीट में डेप्यूटेशन लगाया था 1,06,000 कुछ का था, 1,06,053 रुपये का। यही था ना? यही है 1,06,053। और एज पर इनकम टैक्स लगाया था मैंने 55,500 रुपये। राइट? एसेट्स की वैल्यू कितनी थी मेरी? 3,70,000। 3,70,000 की थी। अल्टीमेटली एसेट्स क्या है मेरा? एक्सपेंस ही तो है, जो मैं ओवर द पीरियड चार्ज कर रहा हूँ। एसेट्स और एक्सपेंस। एसेट्स आपका एक्सपेंस ही तो है। खरीद कर रखा है तो अल्टीमेटली खरीदा है मेरा। बस वो है कि मैं सारा सारा उस साल में एक्सपेंस नहीं डाल रहा, धीरे धीरे करके डाल रहा हूँ। यही कर रहा हूँ ना? पहले साल 1,06,000 इसमें डाला, अगले साल फिर 1,06,000 डालूंगा, या जो भी निकल के आएगा। तो अल्टीमेटली मैं 3,70,000 रुपये को एक्सपेंस में लेके चला जाऊंगा ओवर द पीरियड, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी होगा। ऐसे इनकम टैक्स में भी 55,500 रुपये मेरे को अलाउ किया। कब तक करेगा? जब तक कि 3,70,000 की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। जब जीरो हो जाएगी तो क्यों करेगा? तो अलाउ तो इनकम टैक्स भी उतना ही करेगा, और कंपनी भी उतना ही करेगा। यही करेगा ना? मतलब कि अगर मैं आगे आगे मैं ना एस्टिमेट बेस पे करता हूँ, चलो थोड़ा एक्चुअल करने की कोशिश करता हूँ इसका। दूसरे साल में डेप्शन कितना लगाऊंगा? इसका 31% पूरा लगाऊंगा।
राइट। तो वैल्यू कितने बच जाएगी मेरे दूसरे साल में, दिस माइनस दिस। तीसरे साल में कितना लगाऊंगा इसका, पूरे पूरे साल ही यूज करूंगा ना, कितना परसेंट लगाऊंगा, वैल्यू कितने बचेगी, दिस माइनस दिस, 5%। चौथे साल में कितना लगाऊंगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, वैल्यू कितनी बच जाएगी, प्रोप्रिसिएशन डब्ल्यू। इसमें 10 साल की लाइफ थी ना हमारी, पहले साल का ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो लगभग 10 साल में मेरी इतनी वैल्यू मेरी बच जाएगी। ठीक है। नहीं, 8 साल की थी क्या इसकी, चल जो भी थी, इसका 5% बनता है मेरा 18,500। तो अल्टीमेटली 18,500 के ऊपर मैं इसके डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा, मैंने आपको बताया था। 18,500 के ऊपर क्या होगा, करूंगा इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, बैलेंस शीट में उतनी दिख रही जब तक कि एसेट्स है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 19,200 है, उसके बाद मैं यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगा देता हूँ, ये ये सिचुएशन बनेगी मेरी। दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, चलो जो भी था, 8वां या 9वां, 700 रुपये का है, यहाँ पे कहीं कहीं कंप्लीट कर देंगे। तो अल्टीमेटली 18,500 मेरे को मैक्सिमम डब्ल्यू की रखनी है, मिनिमम। जो जब तक अगर मैं कार यूज कर रहा हूँ, अगर कार यूज नहीं कर रहा था तो इसको मैं जीरो कर देता। ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं डेप्शन कितना लगा रहा हूँ देखो, मैं डेप्शन की बात करूँ तो ये एक डेप्शन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और 1,06,000 मैंने यहाँ पे लगा। 3,70,000 की मेरी वैल्यू थी, माइनस दिस 18,500, बजिए ना। तो इतना मैं डेप्शन के रूप में लेके जा रहा हूँ। अल्टीमेटली ये 18,500 भी मैं एक्सपेंस में लेके जाऊंगा जब मैं कार को खत्म कर दूंगा। तो चाहे मैं 10वें साल में करूँ चाहे 15वें साल में करूँ, तो ये 18,500 भी अल्टीमेटली जाएगा तो मेरे एक्सपेंस में ही। जब मेरी कार सेल होगी तो ये भी एक्सपेंस में चला जाएगा डेप्शन के रूप में। तो ये अल्टीमेटली 370 का मैं पूरा डेप्शन में लगा दूंगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को। अगले 10 सालों में मैं 10 सालों में, या जो भी पीरियड होगा जब तक कार में खत्म नहीं कर देता, तो 370 को मैं एक्सपेंस में लेके जाने वाला हूँ। आज ही लेके जा रहा 370 को, अगले 10 सालों में आगे एस्टिमेट बेस पे जो पीरियड आया उसके साथ में लेके जाने वाला हूँ। एक्सपेंस तो मेरा 370 जाएगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। 370 से ज्यादा तो नहीं होगा ना हर साल कम अगर मैं लगाऊंगा, जो जो मैं एडप्शन में एक्सपेंस में लेके जा रहा हूँ। एज पर कंप्लेंट देख लिया, अब एज पर इनकम टैक्स भी देखते हैं। इनकम टैक्स में भी देखते हैं आपका, अगले साल में 3/14 का इतने परसेंट लगाऊंगा, और ये मेरी बच जाएगी डब्ल्यू डी, राइट।
इसको मैं कर रहा हूँ फ्रीज। अब ये देखो, ये भी अगले सालों तक ये मेरा, ये डेप्रिसिएशन लगा, ये डब्ल्यू डी बचे, ये डेप्रिसिएशन लगा, डब्ल्यू डी मेरी ये बचा। तो मैं गलत हो रहा हूँ। डेप्रिसिएशन डब्ल्यू डी। तो वैल्यू निकलती जा रही है, उसके बार बार 15% का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। हम्म। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? डब्ल्यू डी की होती है रिटर्न डाउन वैल्यू। जो रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी बची है उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लगता रहेगा हमारा। क्योंकि इसमें 15% है तो ये आपके क्या है, ज्यादा जा रहे हैं। उसमें 10 साल में कंप्लीट हो रहा था, अब इसमें कितने आगे तक पहुंच गए हमारे, अभी भी डेप्रिसिएशन लगता जा रहा है इसका। ठीक है। अब इसके अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कहाँ तक अपने इसको स्टॉप करना है। ठीक है। इसमें जब आप सेल करोगे तो आप इसको मैनेज करोगे, तो अभी की देखे तो मैं एक और लगा देती हूँ, चलो 3,000 करने की भी अभी डब्ल्यू लग गई, बच गई। अब 3,000 के ऊपर 15% कैलकुलेशन होगा, फिर उसके ऊपर 15% कैलकुलेशन, तो ये चलता रहेगा। ठीक है। इसके अंदर स्टॉप करने का वो नहीं है। तो जितना भी एसेट आप इसके अंदर ऐड होगी तो उसके ऊपर लगता रहेगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब तक ये एसेट आप यूज कर रहे हो, या जब आपने सेल कर दी खत्म कर दोगे, तो माइनस कर दोगे, तो ये अल्टीमेटली 3,70,000 का आपका डेप्रिसिएशन में जाएगा। अगर मैं इन सब डेप्रिसिएशन का टोटल करूँ इक्वल टू, कितने आगे तक पहुंच गए हम लोग भाई साहब? डेप्रिसिएशन वाला ले लो ना। ओहो, ये मर्जिंग हो रही है, ये सेल्स जो है मर जाए। चलो ठीक है, ये सेल मर जाए इसलिए फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें। तो सारे डेप्रिसिएशन का टोटल करूंगा तो अल्टीमेटली वो कितना आएगा, लगभग 370 के आसपास वही आएगा पूरे लाइफ टाइम में। तो अल्टीमेटली मेरे को एक्सपेंस कितना अलाउ होना है, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया ताकि आप निकाल के टोटल कर भी सको। तो 370 के एक्सपेंस ये भी अलाउ करेगा मेरे को डेप्रिसिएशन के रूप में, 370 का ये भी करेगा। ये जल्दी खत्म कर देगा 370 को, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट ज्यादा है, इसमें डेप्रिसिएशन का रेट कम है, तो ये खींचता जाएगा, लॉन्ग टर्म खींचता जाएगा। लेकिन होगा कितना, 370 ही। तो अगर मैं इस वाले पीरियड की बात करूं, फर्स्ट ईयर की बात करूं, सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात करूं, फर्स्ट ईयर में मेरे को ये वाला एक्सपेंस अलाउ नहीं किया इन्होंने, इनकम टैक्स ने कम रेट वाला माइनस किया ना हमने, अलाउ तो नहीं किया ना ये वाला एक्सपेंस अलाउ किया।
गीला एक्सपेंस अलाउ किया ना। अगर मैं सिर्फ कंपनी के हिसाब से चलता तो मेरे को कितना डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, इतना। जब मेरे को इतना डेप्रिसिएशन मिलता तो मेरा टैक्स सेव होता। हाँ हाँ, ऐसी वो कम हो जाती है। अगर मेरे को एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1,06,000 का डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स भी प्रोवाइड कर देता तो मेरे को टैक्स कम देना पड़ता, ज्यादा देना पड़ता। अभी मैंने टैक्स कैलकुलेशन के लिए 55,000 माइनस किया अपनी इनकम में से, और उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ा। अगर मैं 55,000 नहीं करता, 1,06,000 करता, तो मेरे को टैक्स कम देना पड़ता उससे, या ज्यादा देना पड़ता? कम देना पड़ता, क्योंकि मेरा एक्सपेंस क्या था, ज्यादा था। यहाँ पे मेरे को टैक्स क्या करना पड़ता, कम देना पड़ता, लेकिन मैंने दिया कितना, ज्यादा दिया, क्योंकि इनकम टैक्स का डिडक्शन मैंने अलाउ किया। राइट। टैक्स मेरे को देना तो कम पड़ता, लेकिन मैंने दिया कितना, ज्यादा। ऐसे ही अगले साल में भी अगर मान लेते हैं, अगले साल में की फिगर कितनी कितनी आई थी मेरी, इसकी आई थी 47,175 की, 47,175 की। और दूसरे साल में मेरी इसकी कितनी आई थी, 82,430 की। 82,430, ये कैलकुलेशन करी हमने अगले साल की सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर की कैलकुलेशन में क्या है, इसमें मेरे को अगर मैं इनकम टैक्स के हिसाब से पे करता तो मेरे को टैक्स कम देना पड़ता। सॉरी, कंपनी एक्ट के हिसाब से, कंपनी एक्ट के हिसाब से देता तो मेरे को टैक्स क्या करता, कम देना पड़ता। मैंने क्योंकि इनकम टैक्स डिडक्शन लिया तो मेरे को टैक्स क्या देना पड़ रहा है, ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने एक्सपेंस कम लिया। जब एक्सपेंस कम करूंगा तो टैक्स ज्यादा दूंगा ना। एक्सपेंस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम हो तो टैक्स कम। एक्सपेंस कम लिया तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया, प्रॉफिट ज्यादा होगा टैक्स ज्यादा हो गया। क्लियर है ना? सोच के बोलियो, हाँ ऐसे में बोलियो जब कि मैं, प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी तो टैक्स तभी टैक्स ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा कब होगा, तब जब तुम्हारा एक्सपेंस कम होगा। जब एक्सपेंस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा। एक्सपेंस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा। लॉजिक है ना? तो वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एज पर कंपनी एक्ट मैंने प्रॉफिट कितना पे किया, सॉरी डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 1,06,000 का। इनकम टैक्स में इतना लगाया। इनकम टैक्स में 55,500 देने की वजह से मेरे को टैक्स कितना देना पड़ रहा है, ज्यादा देना पड़ रहा है। चाहे कुछ भी अमाउंट ज्यादा देना पड़, चाहे 1 रुपया देना पड़ रहा है, चाहे 1 करोड़ रुपये ज्यादा देना पड़ रहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन ज्यादा देना पड़ रहा है। अगर मैं इनकम कंपनी एक्ट का डेप्रिसिएशन लगाता तो मेरे को टैक्स कम देना पड़ता। अल्टीमेटली थर्ड फोर्थ ईयर के बाद क्या होगा, देखो ये डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, ये डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, लेकिन मिलना तो 3,70,000 ही है। इन सबका जब मैं टोटल करूंगा अनलिमिटेड पीरियड तक का, टोटल तो इन दोनों का 370 ही होगा ना, 370 ही होगा। अगले वाले पीरियड में क्या हो जाएगा, ये वाला डेप्रिसिएशन आपका कम हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा। देखो कौन से पीरियड में हो रहा है ऐसा, सेकंड ईयर में आपका डेप्रिसिएशन कितना है, 56,000, 39,000। अगर हम बात करें 5-6 साल की, 5-6 साल के आसपास ऐसा हो सकता है। तो ये आपका दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांच, चौथे साल में देखो डेप्सिशन कितना है, 39,000 रुपये। और यहाँ पे चौथे साल में डेप्सिशन कितना है, नहीं, पांचवें में 18,000, और पांचवें में, ये मेरे बेसिकली 5 साल है। मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये 5 साल है कि 5 साल का मेरा डेप्सिशन कितना है, 28,000 रुपये का है एज पर इनकम टैक्स। और 5 साल में मेरा इसका डेप्सिशन कितना है, 26,000। चलो कम ही है, 2,000 रुपये कम है, चलो। इसमें 26,000 मिल रहा है मेरे को 5 साल में। और 5 साल में 26,809, यहाँ पे मैं सीधा ईयर कर देता हूँ 5। फिफ्थ ईयर में ये इसमें मिल रहा है मेरे को 26,800। और इसके अंदर मेरे को मिल रहा है पांच में 28,971, 28,971। ठीक है, मतलब कि फोर्थ ईयर तक तो आपका यही सिचुएशन चल रही है, मेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। लेकिन फिफ्थ ईयर से सिचुएशन क्या हुई, चेंज हो जाएगी। मेरे को एक्चुअल में अगर मैं कंप्लीट के हिसाब से चलता तो मेरे को एक्सपेंस कम मिलता, तो मेरे को टैक्स क्या करना पड़ता, ज्यादा देना पड़ता। लेकिन मैं इनकम टैक्स अलाउ कर रहा हूँ तो मेरे को टैक्स कितना देना पड़ रहा है, कम देना पड़ रहा है, चाहे एक्सपेंडिचर कुछ भी अमाउंट है।
ऐसे ही फिगर आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि मेरे को 370 ही पूरा करना है ना। इसने यहाँ पे पीरियड में जल्दी कवर कर लिया 370, इसने देर देर तक कवर किया। तो पहले तो क्या करना पड़ रहा है, मेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। पहले 4th ईयर तक मेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, 5th ईयर से मेरे को टैक्स कम देना पड़ रहा है, 5th ईयर ऑनवर्ड मेरे को टैक्स कम देना पड़ रहा है। अल्टीमेटली टैक्स तो उतना ही देना पड़ेगा ना मेरे को, चाहे मैं अभी पे करूं चाहे बाद में पे करूं, सिर्फ लॉजिक केक लगाने की बात है। टैक्स तो 370 के एक्सपेंस के हिसाब से माइनस होगा ना, राइट। अब क्योंकि मैंने बैलेंस शीट बनाई है एज पर कंपनी एक्ट, ठीक है, इसलिए वो बोलता है कि अगर आपने टैक्स इसके हिसाब से कैलकुलेशन किया होता तो आपको पहले सालों में टैक्स कम पे करना पड़ता, मतलब आपने ज्यादा पे कर दिया, मतलब मैंने एक्सेस टैक्स पे कर दिया है पहले 4 सालों में, ज्यादा पे किया है ना टैक्स, तो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया, जिसका बेनिफिट मेरे को कब मिलेगा, 5 साल से मिलना शुरू होगा कि मेरे को कम टैक्स देना पड़ेगा। लॉजिक समझ रहे हो? आज मैंने एक्सेस टैक्स पे कर दिया और 5 साल के बाद मेरे को उसका बेनिफिट मिलना शुरू होगा कि मेरे को टैक्स कम पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो यहाँ तक? ये 50 ईयर है, ये 0 ईयर, ये इनफाइनाइट जो भी पीरियड है। तो यहां तक में मैंने टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया, उसका बेनिफिट मेरे को कहाँ मिलना पड़ेगा, शुरू होगा कि मेरे को यहाँ पे टैक्स कम पे करना पड़ेगा, राइट। क्लियर है ना? पहले 5 सालों तक या 4 साल तक मैं टैक्स ज्यादा पे, 4th ईयर तक मैं टैक्स ज्यादा पे करता जा रहा हूँ, जिसका बेनिफिट मेरे को 5वें साल से मिलना शुरू होगा कि मेरे को टैक्स कम पे करना पड़ेगा। क्योंकि अब आगे से क्या होगा, हमेशा 6th 7th में सब में यही होगा कि देखो इसमें 6 वाले में भी अगर हम आए तो इसमें 24,000 का डिडक्शन है, और इस वाले में डिडक्शन कितना है, 6 वाले में 18,000 का है। तो आगे से ही क्या होगा, कंपनी टैक्स वाला कम होता रहेगा, इनकम टैक्स वाला बढ़ता रहेगा, क्योंकि सबको टोटल 2 3 70 तक जाना ही जाना है, उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। क्लियर है ना यहाँ तक? मैं बहुत धीरे धीरे बार बार बोलते हुए चल रहा हूँ ताकि ध्यान रहे। बिल्कुल क्लियर है फंडा? परसेंटेज वैल्यू के साथ हाँ, कुछ गलती नहीं आई क्या है? चीज? परसेंटेज वैल्यू जो डाली आपने, क्या तो मतलब? उसमें 31 डाली है, इसमें 15 डाली है। वो उसके हिसाब से लग रहा है ना, उसके आपके हिसाब हिसाब से से वो लग रहा तो है। समझ गया था कि कम वो कंपनी एक्ट के हिसाब से वो इनकम टैक्स के हिसाब से, वो तो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट वैल्यू जो आ रही है वो उसके हिसाब से आ रही होगी ना, 31% के हिसाब से, 15% के हिसाब से, हाँ तो वैल्यू वही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, उसी के साथ में कैलकुलेशन किया ना यार, यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन हमने किया क्या? ये जो कैलकुलेशन किया मैंने, यहाँ पे रेट डेप्रिसिएशन कितना लगाया, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 31% से किया ना। एज पर कंपनी तो कंपनी के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालूंगा ना, तभी तो वो डिफरेंस निकल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ 31% के हिसाब से, यहाँ पे निकाल रहा हूँ 15% के हिसाब से, तभी यहाँ पे कम कम डेप्रिसिएशन लग रहा है। यहाँ पे एक ही दम ज्यादा लग गया, तो देखो इसी का दुगना लग गया ना, 15 और 30, 55 और 106, दुगना लग गया पहले ही, तो मतलब मैंने पहले ही टैक्स ज्यादा दे दिया। तो मैंने अपना 55,500 का एक्सपेंस माना, तो टैक्स मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। अब जो मैंने सोच रहा, लॉजिक सोच रहा, अगर मैंने कुछ ज्यादा पे कर दिया किसी को, टैक्स वजह किसी को भी, अब मैं इनकम टैक्स में नहीं आ रहा, किसी को भी आपने किसी को ज्यादा पे कर दिया, आपने उससे रिकवरी करनी है, वो रिकवरी आपको दिख रही है 4 साल के बाद मिल रही है आपको इनकम टैक्स से। टैक्स कम पे करने का मतलब रिकवरी तो हो रही है उनसे। अगर मैं उसको पे नहीं कर रहा तो उसे रिकवरी तो करो एक तरीके से इनडायरेक्टली। अगर आपने किसी को पे कर दिया तो रिकवरी कर रहे हो, रिकवरी करने का राइट है। जब आपके पास में रिकवरी करने का राइट है तो क्या होता है वो, एसेट होता है। तो ये जो टैक्स आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, जो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया आपने, ये क्या होना चाहिए, आपका एसेट्स होना चाहिए, होना चाहिए एसेट्स ये भी। जो सिर्फ मतलब अभी टैक्स की फिगर नहीं निकाली हमने, अभी मानते हैं इसमें आपने 1,000 रुपए का टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया, एस्टिमेट रखो, इस सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी टैक्स एक्स्ट्रा पे किया, 1,000 रुपए का किया। अभी 1,000 रुपए की रिकवरी कहाँ पे होगी, चौथे साल के बाद होनी शुरू होगी। तो 4 साल तक तो आपके पास में राइट है रिकवरी का, चौथे साल से आप रिकवरी करनी शुरू करोगे, जैसे जैसे रिकवरी करनी शुरू करोगे एसेट्स अपनी कम करती शुरू कर दोगे। समझियो? तो ये क्या मेरी एसेट्स, समझ गया एसेट्स क्यों है, कि मैंने कंपनी एक्ट में डेप्शन ज्यादा है और इनकम टैक्स में कम है, तो मेरी क्या बन रही है, एसेट्स बन रही है। जो मैंने टैक्स एक्स्ट्रा पे किया वो क्या मेरी एसेट्स है। 5 साल के बाद अभी पहले तो आज मैंने किया ना एक्स्ट्रा, फिर आपको रिकवरी होने ही लग जाएगी ना। 4th के बाद तो रिकवरी होगी ना,
मैंने टैक्स तो आज देख 1,06,000 का एक्सपेंस मिलना चाहिए था, मेरे को दिया कितना उसने 55,000 का क्या, तो मतलब जो डिफरेंस बच गया, विंडो आ करके 1,06,053 माइनस 55,500, 50,553 रुपए का मैंने अपनी इनकम ज्यादा दिखा दी। अब 50,553 के ऊपर मान लेते 25% का रेट है, एज्यूम कर लेता हूं मैं 25% का रेट, तो 12,638 का टैक्स बनता है। तो आज 12,638 का टैक्स देना पड़ेगा मेरे को। ऐसे ही सेकंड ईयर में मेरे को कुछ टैक्स देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वो भी ऐड हो जाएगा। थर्ड ईयर में देना पड़ेगा, वो भी ऐड हो जाएगा। फोर्थ ईयर में देना पड़ेगा, वो भी ऐड हो जाएगा। फिफ्थ ईयर में क्या होगा, वो रिकवरी शुरू हो जाएगी कि मेरे को टैक्स कम देना पड़ा, तो माइनस हो जाएगा। तो 5 साल तक क्या है मेरी एसेट बनती रहेगी भाई, जो जो मैं टैक्स एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, जो मैं एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा हूँ, क्या है मेरी एसेट्स है ना। तो ये इसी को मैंने नाम किया दिया डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्यों? क्योंकि मेरी एसेट्स टैक्स है जो मेरे को रिकवरी होना है फ्यूचर में, तो उसको नाम करते हैं हम डेफर्ड, कि आज रिकवरी नहीं होगा, अगले सालों में रिकवरी हो, तो डेफर कर दिया हमने। जो मेरे को रिकवरी करनी है आज ही रिकवरी नहीं करूंगा, मेरे को रिकवरी कब करनी है, आगे फ्यूचर में करनी है। उस रिकवरी के राइट को मैंने डेफर कर दिया कि आज नहीं, मैं फ्यूचर में रिकवरी करूँ, इसलिए नाम दे दिया डेफर्ड। तो डेफर्ड टैक्स एसेट के नाम से। क्लियर है? तो वही चीज अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगी बैलेंस शीट में, डेफर्ड टैक्स एसेट्स दिख रही है। अभी बनती कैसे है इसके ऊपर आ रहा है। देखो ये कैलकुलेशन हमने करी थी इनकम टैक्स के डिडक्शन की, ऊपर हमने कैलकुलेशन कर रखी है डेफर्ड टैक्स की। देखो सबसे पहले मैं उठाता हूँ WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट, कि इनकम टैक्स एक्ट में मेरी WDV क्या बची 31 मार्च को। मैं लिंक कर देता हूँ इसको, कहाँ से निकालूंगा, इनकम टैक्स वाले चार्ट से निकालूंगा। इनकम टैक्स वाले चार्ट से निकालूंगा। 3,14,000 की मेरी WDV बची एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, और एज पर कंपनी एक्ट WDV कितनी बची, मतलब मेरी वैल्यू कितनी है एसेट्स की एज पर कंपनी एक्ट, कितनी थी, 2,63,000 थी, ये थी। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आया, 50,553। ये कौन सा डिफरेंस है, वही डेप्रिसिएशन की वजह से जो मैंने निकाला था। अगर हम यहाँ पे बात करें इन दोनों का जो डिफरेंस आया था, इसमें से ये माइनस करने के बाद में यही पे चल बचा था मेरा 1,06,053 माइनस 55,500, 50,553। यही बचा ना, 50,553। वही चीज तुम्हारी यहाँ पे आ रही 50,553, क्योंकि डिफरेंस तो वही डेफिनेशन का ही है ना इन दोनों में, वैल्यू तो दोनों की सेम थी। उसमें से मैंने डेफिनेशन माइनस किया 55,500 का 370 में से, तो 2,314 बचा। इसमें मैंने 1,06,000 माइनस किया तो 2,63 बचा। तो इन दोनों का डिफरेंस भी निकालूंगा तो 50,53 ही बचेगा ना। मतलब 50,53 की मैंने एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसके ऊपर टैक्स निकाल लेते हैं, कोई 25.17% के हिसाब से मैंने रेट निकाल दिया। कंपनीज के ऊपर 25.17 भी लगता है, फ्लैट 25% प्लस सर्विस भी लगता है, तो देख लेना आप 25.17 का हमने रेट निकाल दिया इसमें, कि 25.17 के हिसाब से टैक्स आपका लगा। तो टैक्स कितना पता, 12,724। कितना टैक्स गवर्नमेंट को आपने ज्यादा पे कर दिया, 12,700 ज्यादा पे हो गया ना। सर ये नहीं समझ, आज की बात करो, मैं 8 साल की बात नहीं कर रहा, आज की बात करो 31 मार्च 25 को। चल कोई नहीं, आ जाओ कंपटीशन पे। यहाँ पे हम रेट लगा देते हैं 25.17, 25.17, 183। नहीं ये ना 22% होता है, 22%। जो रेट की कैलकुलेशन होती है ना वो इस तरीके से होता है।
तो 25.70 का रेट है ना, वो इस तरीके से आया। 22% टैक्स होता है, 10% सरचार्ज होता है, 4% एजुकेशन सेस होता है, सरचार्ज और टैक्स के ऊपर मिला के, तो टोटल रेट मिल बनता है मेरा 25.17। वही मैंने यहाँ पे लगा दिया, 22% का टैक्स, 10% का सरचार्ज, 4% का एजुकेशन सेस, टोटल तो 25.17 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे इसका 25.17 में निकालूं, दिस इंटू 25.17%, तो इसे बनेगा जो आपका यहाँ पे बनाई फिगर मैंने, गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पे बनाई, राउंड ऑफ जो 15 रुपये का डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। तो वही फिगर आ गया आपकी, सेम सेम राउंड ऑफ कीजिए 15,000% का, जो मैंने 25.17 कर दिया, एक्चुअली 25.168 समथिंग करके ऐसे कुछ रेट बनता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वही फिगर बन गई 25.17। समझ गए क्या है? नीचे मैं इसको माइनस कर देता हूँ, इसको भी माइनस कर देता हूँ, हटा देता हूँ अपने। तो 183 का आपने टैक्स पे करना है अभी। मैं इस फिगर को साइड में लिख लेता हूँ, ये एक्चुअल में टैक्स पे करना है आपको। अगर यहाँ पे मेरे को 55,500 नहीं मिला होता, यहाँ पे मेरे को पूरा 163 ही मिला होता, 1,6, मतलब कि कंप्लेंट में भी सेम होता, उसमें भी सेम होता, 1,6 का मिलता, मैं टैक्स कितना पे करता? 1,70,000 पे करता। डिफरेंस कितना है? दिस माइनस दिस, 12,723 एक्स्ट्रा पे किया ना मैंने। देखा कैसे पे किया? कि मैंने यहाँ पे पहले कितना अलाउ कर रखा है, 55,500 की इनकम टैक्स से कितना अलाउ किया मेरे को, 55,000 रुपये का। तो मैंने यहाँ पे माइनस कितना किया था, 55,500। जबकि अगर 1,06,000 मिलता तो मेरे को कितना पे करना पड़ता टैक्स, 1,70,000, 170 पे करना पड़ता। अभी कितना पे किया मैंने, 183। तो 55,500, सॉरी 12,700 की फिगर वो यहीं पाएगी, 12,724, यही 12,724 की फिगर आपकी यहाँ पे निकाली मैंने, 12,723। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डेप्शन अलाउ किया वो कौन सा किया, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये वाला, इसमें ज्यादा टैक्स पे हम्म। तो इनकम टैक्स एक्ट वाला जब मैं डेप्शन अलाउ किया, मतलब कि एक्सपेंस मैंने कम कर दिया ना अपना, एक्सपेंस कम कर दिया तो मतलब टैक्स ज्यादा पे करना पड़ा है। कितना ज्यादा पे करना पड़ रहा है मेरे को, 12,723, क्योंकि अब तो मैं 183 पे करूंगा ना गवर्नमेंट को। एक्चुअल पे कितना करना चाहिए था मेरे को, 170। अगर गवर्नमेंट सेम टैक्स रेट लगा देती तो मेरे को 170 पे करना पड़ता। अभी क्या, 12,700 एक्स्ट्रा पे किया मैंने। तो वही मैंने यहाँ पे निकाला, 12,700 कैसे निकला हमारा, वही 55,000 का 25.17% नेट रेट ले लिया हमने। क्लियर? तो इतना टैक्स मैंने गवर्नमेंट को ज्यादा पे किया आज। ऐसे अगले साल भी कुछ ज्यादा पे करूंगा, अगले साल भी करूंगा ना, कि अगले साल भी क्या है, दोनों में कंपनी का डेप्शन ज्यादा है और इनकम टैक्स कम है। तीसरे साल में भी ज्यादा पे करूंगा, चौथे साल में ज्यादा पे करूंगा, पांचवें साल में उल्टी सिचुएशन हो जाएगी, कंपनी का कम हो जाएगा, इनकम टैक्स का रेट ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब मैं टैक्स सेव करूंगा 5वें साल में, मतलब कम टैक्स पे करूंगा ना, तो टैक्स सेविंग हो जाएगी एक तरीके से मेरी। मतलब एक तरीके से कम की रिकवरी हो जाएगी, जो मैंने पहले टैक्स पे कर दिया है वो अब नहीं पे करना पड़ रहा। 5वें साल की अगर मैं बात करूं, तो 5वें साल में जो रिवर्सल सिचुएशन आई वो यही तो आई कि इनकम टैक्स में मेरा डेप्शन ज्यादा हो गया, कंपनी एक्ट में डेप्शन मेरा कम हो गया। तो मेरे को टैक्स क्या है, कम पे करना पड़ रहा है। कंपनी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो क्यों कम पे करना है, क्योंकि मैंने पहले 4 साल में ज्यादा पे कर तो दिया, पहले 4 साल में ज्यादा पे कर दिया, अब मैं कम कर रहा हूँ, मतलब कि वो रिकवरी कर रहा हूँ। क्लियर है? तो वही मैंने यहाँ पे निकाला कि 12,724 रुपये क्या है मेरा एक्स्ट्रा टैक्स पे हो गया गवर्नमेंट को आज की डेट में। अगर मैं आज की बात करूं तो आज कितना पे किया हुआ ज्यादा, 183, मतलब 170 पे करना था मेरे को आज 31 मार्च को, कितना पे किया मैंने, 183। तो ये 23,000 12,000 रुपये का जो भी है मेरा एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई गवर्नमेंट को, जो कि मैं फ्यूचर में रिकवरी करूंगा। तो क्या मेरी एसेट्स। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो हमने एसेट्स डब्ल्यूडीपी से निकाला, इसका वही दोनों 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे निकाल सकते हैं। एक तो मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशन के रूप में यहाँ पे दिखा दिया कि जो भी डेप्शन आपका आया उसका डिफरेंस निकाल लो, उसका सारे इस, अगर मैं डेप्शन का डिफरेंस निकाल के 25.17 कैलकुलेशन करता तो भी सेम आता। मैंने डब्ल्यूडीपी का डिफरेंस यहाँ पे निकाला, उसका 25.17 निकाला तो भी सेम ही आएगा, अमाउंट तो सेम ही निकल रहा है ना। क्लियर है? अब देखिए एसेट सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती कहाँ पे है कि एसेट कब बनती है और लाइबिलिटी कब बनती है। अभी हमने एसेट वाला केस देखा, लाइबिलिटी वाला केस कब होता, जब किसी रिवर्स सिचुएशन होती, इस सिचुएशन की रिवर्स सिचुएशन होती, मतलब कि यहाँ पे रेट होता 15% और यहाँ पे होता 31% या कुछ भी कम ज्यादा, कि
इनकम टैक्स में रेट कम होता और कम, सॉरी, इनकम टैक्स में रेट ज्यादा होता और कंपनी एक्ट में रेट कम होता। मतलब कंपनी एक्ट का डेप्रेशन कम होता और इनकम टैक्स का डेप्रेशन ज्यादा होता। तो देखो सिचुएशन क्या बनती, अगर कंपनी एक्ट में कम है रेट है, मतलब मेरा एक्सपेंस एक्चुअल में कम बनता है। इनकम टैक्स में रेट ज्यादा है, मतलब मैंने उसने एक्सपेंस ज्यादा अलाउ कर दिया। जब उसने एक्सपेंस ज्यादा अलाउ कर दिया इनकम टैक्स में, तो मेरे को टैक्स का बेनिफिट हो गया, मैंने टैक्स सेव कर लिया ना फिर तो। अगर इनकम टैक्स ने मेरे को बोला कि आप, कंपनी बोलता है 100 रुपये का डेप्शन, इनकम टैक्स ने बोलता है नहीं मैं आपको 500 रुपये डेप्शन लूंगा मेरे रेट के हिसाब से, तो 400 रुपये का जो मैंने एडिशनल एक्सपेंस किया, मतलब इनकम टैक्स की वजह से, तो 400 रुपये को मैं टैक्स सेव कर लिया ना। लेकिन फ्यूचर में कभी तो पे करूंगा ना, जब आगे जाके इसकी भी रिवर्स सिचुएशन आएगी तब मेरे को पे करना पड़ेगा ना। तो जब मैंने एक्स्ट्रा आज पे कर दिया, वो सेव कर लिया, तो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगी, मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? जैसे वो इनकम टैक्स में पे करते जा रहे थे, वो एक्स्ट्रा आगे का अमाउंट जो पे करते जा रहे थे वही हुए ना। हाँ वही, कि इनकम टैक्स में हमने जो बचाया पहले वो आगे पे हाँ करते जो जा पहले बचाया रहे, वो आगे पे होता है। पे कर रहा था मेरे को। नहीं नहीं, पहले वाली सिचुएशन में पहले मैंने ज्यादा पे किया, आगे मैं बचा रहा हूँ। इस वाले में आज बचा रहा हूँ, आगे पे कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले में अगर उल्टा होता तो सिचुएशन उल्टी होती ना, कि आज मैं टैक्स सेव कर लेता और फ्यूचर में मैं 5 से 7 साल के बाद में उसको बचाना शुरू कर देता। तो लायबिलिटी कब बनती, जब मेरा रेट ऊपर होता, कौन सा, इनकम टैक्स वाला, और कम होता कंपनी वाला, तो मेरे को टैक्स सेव होता। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी डब्ल्यूडीवी फिर क्या होती मेरी, ये वाली कितनी होती, 2 लाख, ये 263 होती मान लेते हैं। इनकम टैक्स की कम होती है डब्ल्यूडीवी, क्योंकि डेप्रेशन ज्यादा मिल गया तो डब्ल्यूडीवी कम, और इसमें कम मिला तो इसकी डब्ल्यूडीवी ज्यादा होती, मतलब 3 लाख 10, 3 लाख के आसपास की होती। तो क्या था, वो नेगेटिव आ जाता डिफरेंस, तो क्या होती मेरी लायबिलिटी बन जाती। मतलब हमने सिंपल सा क्या किया, इनकम टैक्स वाली डब्ल्यूडीवी में से कंपनी एक्ट की डब्ल्यूडीवी माइनस कर दी, तो डिफरेंस मेरे पास बच गया जो डेप्रेशन की वजह से आ रहा था नेट में। अब माइनस करने के बाद में अगर 3 लाख इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी मेरी ज्यादा है, इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी ज्यादा कब होगी, जब उसने एक्सपेंस कम अलाउ किया होगा। जब उसने एक्सपेंस कम अलाउ किया होगा तो मेरे को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ा होगा, मतलब ज्यादा पे करना पड़ा मतलब मेरे को मेरी एसेट बन गई। अगर इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी आपकी इससे कम कम होती, इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी इससे कम होती, 263 से कम होती, इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी आपकी कंपनी की डब्ल्यूडीवी से कम होती, तो इसका मतलब क्या है, इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी कम है, मतलब कि आपने एक्सपेंस कम किया है, ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया, एक्सपेंस ज्यादा कर दिया तो टैक्स टैक्स भी ज्यादा हो गया, कम पे किया, टैक्स कम पे किया, टैक्स कम पे किया, मतलब आप फ्यूचर में पे करोगे, कम पे किया आज टैक्स तो फ्यूचर में पे करोगे, तो आज क्या बन जाती हो मेरी लायबिलिटी बन जाती। क्लियर है? तो अगर मैं एक ही चीज पे रहूं, आपने दोनों डब्ल्यूडीवी कंपेयर करनी है, इनकम टैक्स ही ज्यादा होगी तो एसेट बनेगी, इनकम टैक्स ही कम होगी तो लायबिलिटी बनेगी। लॉजिक क्लियर है ना? हाँ बस ये लिख लो, बस ये रट्टा मार लो, ये रट्टे वाले मेरे काम की चीज आ गई, बस ये रट्टे वाली काम आ गई कि इनकम टैक्स डब्ल्यूडीवी ज्यादा है तो एसेट, इनकम टैक्स डब्ल्यूडीवी है तो लायबिलिटी है। कॉन्सेप्ट गया? नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बस ये रटने वाली चीज, यही दिक्कत होगी आपको आगे रटने वाले में, तभी मैंने इतना टाइम लगाया इसके ऊपर। ये नहीं तो मैं सिंपल से आपको ये बता देता कि 314 ये ज्यादा है तो एसेट बन जाएगी, ये कम है तो लायबिलिटी बन जाएगी। नहीं, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है सर क्या मेरे को। लॉजिक है जी वो नहीं पता, चलो कोई नहीं, नहीं होगी, कंफ्यूजन होगी आगे, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करना कॉन्सेप्ट को, कि भाई क्यों हमारा ऐसा एसेट बननी है, मतलब लॉजिक समझ रहे हो। इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी और कंपनी की डब्ल्यूडीवी मेरे को कंपेयर करनी है। अब कंपेयर करूंगा तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ डेप्रिसिएशन का ही है। अब वो चाहे ज्यादा की वजह से हो, चाहे कम की वजह से हो, रेट ऊपर नीचे हो, अल्टीमेटली डिफरेंस तो आएगा क्या, डेप्रिसिएशन की वजह से, राइट। अब इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी ज्यादा कब होगी लॉजिकली, जब मेरे को एक्सपेंस कम मिला होगा, एक्सपेंस कम मिला होगा मतलब मैंने टैक्स ज्यादा पे किया होगा, मतलब एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्स ज्यादा।
प्रॉफिट और टैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, है ना? एक्सपेंस और टैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कह सकते हो, हाँ बिल्कुल है, लेकिन हाँ फैक्ट है ना, देखो जितना प्रॉफिट होगा उतना तो टैक्स पे करूंगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स प्रॉफिट कम बढ़ेगा। होगा तो टैक्स भी कम होगा। ऑब्वियसली जितना प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर ही परसेंटेज लगा देना हम। देखो इनकम टैक्स की WDV हमारी ज्यादा है कंपनी के कंपैरिजन में। अब ज्यादा होने का रीजन क्या है? अगर ज्यादा है मतलब कि मेरे को 100 रुपए की मेरी एसेट्स थी और मेरे को डेप्शन मिला 10 रुपए का, तो 90 रुपए की बची। ये एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है। कंपनी एक्ट में 100 रुपए की एसेट थी, 20 रुपए डेप्शन मिला, 80 रुपए की WDV बच गए। राइट। हमारी हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर कि इनकम टैक्स की WDV मेरी ज्यादा है। राइट। वही सिचुएशन मैंने नीचे बना दी, इनकम टैक्स की WDV ज्यादा है। अभी ज्यादा कम क्यों हुई? ये ज्यादा क्यों हुई इसके कंपैरिजन में? क्योंकि मेरे को डेप्शन यहाँ पे कम मिला, मतलब कि मेरे को एक्सपेंस कम मिला। जब मेरे को एक्सपेंस अलाउ कम हुआ तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मेरा क्या होगा? टैक्स बढ़ जाएगा। टैक्स बढ़ गया मतलब मैंने टैक्स पे कर दिया आज की डेट में, एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ाया हुआ पे किया, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स पे किया। एक्स्ट्रा टैक्स पे किया का मतलब क्या है? कि मेरी रिकवरी करनी है मैंने गवर्नमेंट से, मतलब क्या है वो मेरी एसेट्स है। इसी का अगर हम उल्टा करते हैं, इनकम टैक्स की WDV आपकी कम है। एसेट परचेज करिए आपने 100 रुपए की, डेप्रिसिएशन मिला आपको 20 रुपए का, WDV बची 80 रुपए की। ये इनकम टैक्स। कंपनी में एसेट 100 रुपए का ही रहेगा, डेप्रिसिएशन मिला आपको 10 रुपए का, WDV बची 90 रुपए की। राइट। तो ये क्या है? इनकम टैक्स WDV मेरी उसके कंपेरिजन में कम है। कम क्यों है? क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिल गया। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिल गया 10 रुपए का। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलने की वजह से मेरे को क्या हो गया, मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंस मिल गया, एक्सपेंस ज्यादा हो गया। उसके से क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हुआ तो मेरा क्या हो गया? टैक्स भी कम हो गया। टैक्स की कम पेमेंट करी मैंने, टैक्स की पेमेंट मैंने कम करी। कम करी तो मेरे को फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। फ्यूचर में पे करना है, आज कम पे किया ना, तो लाइबिलिटी जो है ना मेरी, तो क्या है मेरी? ये लाइबिलिटी है जो मैंने फ्यूचर में पे करनी है। आज के डेट में तो लाइबिलिटी है ना एक तरीके से, जो कि मैंने फ्यूचर में पे करनी है, तो इसलिए क्या होगी मेरी लाइबिलिटी बन गई। तो इनकम टैक्स में से हम कंपनी एक्ट वाला माइनस करेंगे WDV को। पॉजिटिव आया तो एसेट्स और नेगेटिव आया तो लाइबिलिटी, वही जो मैंने एक्सेल में करके दिखाया था। लॉजिक क्लियर है? तो वही चीज हम यहाँ पे 12,724 का मैंने टैक्स एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पे किया। किस वजह से? सिर्फ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की वजह से, जो कि दोनों एक्ट आपस में लड़ाई कर रहे हैं। दोनों एक्ट लड़ाई कर रहे हैं एक तरीके से आपस में, वो कह रहा है ये लो, वो कह रहा है वो लो। उसी से मेरे को क्या करना पड़ रहा है? एक्सप्रेस डेप्रिसिएशन वो टैक्स पे करना पड़ रहा है। अगर वही सेम बोल देता कंपनी एक्ट कि जो इनकम टैक्स रेट है वही अप्लाई करवाऊंगा, तो कुछ होता ही नहीं। या इनकम टैक्स बोल देता जो कंपनी एक्ट में रेट है वही अप्लाई हो जाएंगी, तो भी कोई लड़ाई नहीं। नहीं, उन्होंने अलग रेट देने, उन्होंने अलग रेट देने, तो लड़ते रहो और हमारे को टैक्स लेते रहो, सर कैलकुलेशन एक बढ़ाते जैसे रहो। कोई कंपनी हम्म। अब या तो पहले स्पीड बढ़ा लो, बाद में थोड़ा आराम ले लो, एग्जैक्टली। या पहले पहला आराम नाम लेके क्या? बाद में बाद स्पीड में बढ़ा स्पीड दो, बना लो। तो चीज हो रही तो है यहाँ पे अल्टीमेटली पहले तो हाँ, बाद में अल्टीमेटली पहुंचा तो वहीं तक ही है। पहुंचना तो तो वही, रेस तो हाँ 370 पे ही तीन खत्म सत्तर, होगी। हाँ रेस 370 की है। वही है, बस वो पहले या बाद में, एक बंदा पहले जल्दी भाग रहा है, बाद में धीरे, बाद में एक बंदा धीरे भाग रहा है, बाद में तेज भाग बाद रहा में है। तो वो वही है एसेट और ये चीज लायबिलिटी। है। क्लियर है? चलिए, अब डेफर टैक्स मैंने बना तो दिया, इसकी मैंने बुक्स में एंट्री तो करी नहीं। पर सर वैसे हाँ। अगर इनकम टैक्स में ये है, जैसे अगर हम पहले कम देते टैक्स,
बाद में तो जाते हैं, पर उसकी वैल्यू भी तो कम रहती है, बट तो नहीं है ना वैल्यू। कौन सी value? जैसे हमने टैक्स पहले हमने पे कर दिया 50,000, आगे जाते जाते उसमें 15% लगते जा रहा है हमारा, तो हाँ 15% लगते जाएगा। पर ये है कि उसकी वैल्यू कम नहीं रह रही है, कि ये नहीं है कि ज्यादा इफेक्टिव इनकम कंपनी के अकॉर्डिंग ज्यादा टैक्स कर रहे हैं, उसके बाद कम भर रहे हैं। हाँ। और इनकम टैक्स में कम ही भर रहे हैं शुरू में भी, उसके बाद भी पर 15% पे ही कम होता जाएगा। वो तो ये थोड़ी कि ज्यादा हो जाएगा, नहीं भारी नहीं बजट तो नहीं पड़ेगा ना उसपे तो, इनकम नहीं टैक्स नहीं, वाले देखते में। हैं यहाँ पे कैलकुलेशन जो हमने करी थी ना, यहाँ पे ये हमने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करी थी 15% के हिसाब से। तो डेप्शन की फिगर को तू गौर से देख। 55,500 लग रहा है, हम्म। फिर 47 लग रहा है, हम्म। फिर 40 लग रहा है, हम्म। फिर और कम हो गया, फिर 34 हो गया, फिर 28 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 20 हो गया। डेप्शन तो कम हो रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बढ़ रहा है। अगर हम इनकम टैक्स यहाँ पे बात हाँ, करें, उसके उसके कंपैरिजन में बढ़ रहा हाँ है आगे जाके। कंपैरिजन में बढ़ रहा है, लेकिन रेट के हिसाब से तो हम देखें तो वो तो डाउन होता ही रहेगा ना। रेट के हिसाब से तो दोनों ऐसे ही जाएंगे। अगर हम डब्ल्यूडीवी की बात करें, डब्ल्यूडीवी मेथड ही क्या कहता है, रिटन डाउन वैल्यू, कि जो वैल्यू है उसके ऊपर डेप्शन लगाओ। तो डेप्शन तो दोनों में इस तरीके से ही लगेगा, कंपनी एक्ट में भी ऐसे लगेगा और इनकम टैक्स में भी ऐसे ही जाएगा डेप्शन। मतलब अमाउंट अमाउंट की अगर मैं बात करूं, ये है कि कंपनी में सीधे जाके एकदम झटका मार देगा नीचे। नहीं क्यों? उसमें जब आगे इतना ज्यादा टैक्स पे करेगा, आगे जाके कम ही तो करेगा। देखना भाई कहाँ इतना फर्क पड़ा। देख, पहले दो तरह, एक 6 का था, फिर 82 का हुआ, फिर 56 का हुआ, फिर 38 का हुआ, फिर 26 का हुआ, फिर 18 का हुआ। अब 36 से एकदम मतलब एक 81 से 18 कितनी जल्दी हो गया। क्यों, रेट देखना है, रेट 31% लग रहा है। तो वही तो कह रहा हूँ, मतलब एकदम ज्यादा लो हो रहा है इसमें मतलब। मतलब ये कह सकते हैं, हाँ। ये कह सकते हैं। हाँ ये। ठीक है, क्योंकि आपका उसके अंदर लग रहा है 31%, तो वो इस तरीके से जाएगा। हम्म। उसमें लग रहा है 15%, तो वो इस तरीके से लॉन्ग चलता रहेगा। तो ये एक टाइम पे आके तो यहाँ पे डेप्शन लग रहा है जीरो हो जाएगा 8 या 9वें साल में, जब हमारी 18,500 वैल्यू हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा। लेकिन ये डेप्शन फिर भी लगता रहेगा यहाँ पे 8वें या 9वें साल में, यहाँ पे डेप्शन लगना जीरो हो जाएगा। लेकिन ये वाला कंपनी एक्ट का इनकम टैक्स का डेप्शन आपका फिर भी लगता रहेगा जब तक आपके पास में कार है। चाहे 2-3 रुपए की बच जाए तो उसके ऊपर डेप्शन लगा सकते हो, उसके अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये तो जब तक 3,70,000 पूरा नहीं होगा तब तक आपका लगता रहेगा। इसमें 18,500 पे आके आप रोकोगे 8वें या 9वें साल में। तो जब भी देख रहे थे यहाँ पे तो 8वें 9वें साल में हमने यहाँ पे जीरो कर दिया था, 18,500 रख दिया था 9वें साल में, है ना। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो देख कितने साल हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, क्लियर अब तो। और वहां हमने डेफर टैक्स निकाल तो लीजिए, 12,700 का हमने टैक्स पे किया। ये हमने क्या किया, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स टैक्स पे किया। इसकी एंट्री क्या करेंगे, बुक्स में तो डालना पड़ेगा। ये तो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करके बताई, कोई एंट्री तो पास करी नहीं इसकी। एंट्री भी तो इसकी करनी पड़ेगी ना मेरे को। तो एंट्री क्या होगी इसकी, देखो। एसेट्स आपकी 12,724 की आपकी एसेट्स बनी है, जिसका नाम हमने क्या बोला, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स, जिसको हम बोलते हैं डीटीए। 12,724 डेफर्ड टैक्स एसेट्स। एसेट्स तो डेबिट होनी चाहिए, ये तो डेबिट हो जाएगी आपकी। क्रेडिट क्या होगा, टू क्या होगा, लाइबिलिटी जिसको ये तो हमें रिकवर करना है ना सर। क्या चीज, जी सर, हमें लायबिलिटी इनकम टैक्स। जो गवर्नमेंट इसको पे करते हैं। ये मैंने गवर्नमेंट को पे करती है ना, इनकम टैक्स पेबल या टैक्स। ठीक है, तो चलिए
देखिए अब ये इनकम टैक्स क्या मैंने टैक्स में से पे करना अपना, प्रॉफिट में से तो पे करूंगा ना एक तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स में यहाँ पे लगा देते हैं। एक तरफ तो आ जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरी तरफ पे क्या आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पे हमारा डेफर्ड टैक्स चार्ज और क्रेडिट। क्रेडिट मतलब मेरा एसेट बना, चार्ज मतलब मैंने एक्सपेंस किया। अभी एक्सपेंस तो है नहीं मेरी, ये तो क्रेडिट हो रही है ना, ये मेरी क्रेडिट हो रही है, एक्सपेंस तो है नहीं। तो एक तरीके से क्या है, इनकम हो रही है। ये एक तरीके से इनकम कह सकता हूँ या फिर क्रेडिट कह सकता हूँ, इनकम नहीं है बेसिकली। टू क्योंकि क्रेडिट हो रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो क्रेडिट हो रही है तो या तो ऊपर आएगी इसके साथ में ऐड होगी, या नीचे से मेरे को माइनस में दिखानी पड़ेगी। क्रेडिट वाले आइटम मेरे कहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे। डेबिट वाले कहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे। मैं भाई नाम इनकम और एक्सपेंस को ऐड नहीं कर रहा कि इनकम ऊपर आ रहे थे और एक्सपेंस नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो इनकम नहीं है मेरी। मैं डेबिट और क्रेडिट की बात भाषा में बात कर रहा हूँ। क्रेडिट वाले आइटम कहाँ पे आ रहे थे, सारे यहाँ पे आ रहे थे। डेबिट वाले कहाँ आ रहे थे, नीचे आ रहे थे। हम्म, तो अब या तो मैं क्रेडिट वाले आइटम को यहाँ पे ऐड कर दूं, हम्म, या फिर जो नीचे क्रेडिट वाले डेबिट वाले थे उसमें मैं नेगेटिव में दिखा दूं। बात तो भी बनेगी ना। तो मैंने वही किया यहाँ पे, क्योंकि इसका अलग से दिखाना होता है तो हमने यहाँ पे उसको नेगेटिव में दिखाया। ठीक है ना। नेगेटिव दिखाने के बाद हमारे पास में क्या आ गया, 690 आ गया। अल्टीमेटली ये ऐड हो जाएगा ना इसमें, इसमें से इसको मैंने नेगेटिव में दिखाया, मतलब कि ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें। तो ये हुआ मेरा 690, 690 मेरा उसमें चला जाएगा, और 12,724 की मेरी एसेट बन जाएगी, और बैलेंस शीट मेरी मैच हो जाएगी। सर ऐड क्यों होगा, वो नेगेटिव में तो माइनस होगा। देख देखो समझना, ये मेरा प्रॉफिट है। मैं यहाँ पे करता हूँ 12,724, 690 की फिगर आ रही ना, इन सबका टोटल करता हूँ, इसको यहाँ से जीरो करता हूँ। 690 वही आ रही है, 690 की फिगर आ रही है ना। मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। माइनस वो सॉरी क्रेडिट वाली फिगर या तो यहाँ पे आएगी, मतलब क्रेडिट वाले टोटल में ऐड होगी, या फिर डेबिट वाले टोटल में माइनस करके दिखाऊंगा मैं। हम्म, राइट। डेबिट वाले टोटल में माइनस किया तो कितना बचेगा, 1262। ये क्या है, 1953। तो नेट कितनी बची, 690। या फिर मैं क्या करूं, इसको यहाँ पे ना दिखा के यहाँ पे दिखा दूं। यहाँ पे दिखाऊं तो पॉजिटिव में दिखाऊंगा। ये कितनी हो गई, 1266 हो गई। ये 1275 ही है, 690 ही आ रहा है मेरा। क्लियर है। अब मैं कह रहा हूँ ना मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ना पॉजिटिव में दिखा रहा हूँ ना नेगेटिव में दिखा रहा हूँ। मैं कहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव में। यहाँ पे नेगेटिव में दिखाने का मतलब है, देखो जो आपकी प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से मेरे को माइनस करना है अपना टैक्स का एक्सपेंस, मतलब जो मैंने टैक्स पे किया। अभी मैं ये डेफर्ड टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल टैक्स की बात कर रहा हूँ। जो बेसिकली ये वाले टैक्स, ये जो दिख रहा है ना करंट टैक्स, कितना मैंने टैक्स का प्रोविजन बनाया है। ठीक है, टैक्स का अमाउंट मैंने यहाँ पे माइनस करना है। तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स की टैक्स के बाद मेरा प्रॉफिट कितना है। अब मैंने एक बोला, इसके साथ साथ माइनस कर दो इसमें से 12,724। मतलब टैक्स एक्सपेंस तो माइनस करना ही है, और ये वाली फिगर है किस में, माइनस में है। टैक्स के एक्सपेंस माइनस करने हैं मैंने सारे के सारे, लेकिन ये वाली टैक्स की फिगर है ही किस में, माइनस में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा। समझ लो। टैक्स की फिगर माइनस करनी है, लेकिन वो टैक्स की फिगर ही माइनस में है। टैक्स की फिगर पॉजिटिव होती, मतलब कि जो मैंने एक्सपेंस होते रिवर्सल सिचुएशन के थ्रू आता, पॉजिटिव होती तो माइनस हो जाती। लेकिन ये टैक्स की फिगर है ही कैसे, माइनस में।
नेगेटिव में है, कि मेरे को यहाँ पे नेगेटिव में दिखा रहा है, तभी तो 690 आएगा ना मेरा। या तो यहाँ पे दिखाऊं, क्रेडिट वाला है ना ये, मतलब एसेट डेबिट, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट जो, क्रेडिट में तो वो पहले से ही माइनस में है। देखो एक मिनट, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट यहाँ पे हो गई। इसका दूसरा पे करना मैंने 12,700, मतलब क्रेडिट करना है उसको। क्रेडिट करने के लिए मैंने आपको बताया, या तो यहाँ पे ऐड कर दूं, या नीचे वाले में माइनस करके दिखा दूं। मैंने वही किया, नीचे वाले में माइनस करके दिखाया। अब वो फिगर ही जब मेरी माइनस में है और इसमें से मेरे को ये चीज माइनस करनी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली 690 की फिगर मेरी ये आ रही है। ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दिया, यहाँ पे दिखाऊंगा क्रेडिट में पॉजिटिव में तो भी यही आएगी, यहाँ पे नेगेटिव करके दिखाऊंगा तो भी यही आएगी। अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे नेगेटिव में दिखाया और इसमें से टैक्स माइनस करना है, ये फिगर ही मेरी माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब इसमें से मेरे को टैक्स माइनस करना है, जबकि टैक्स की फिगर ही मेरी माइनस की है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमने ये लगा रखा है, दिस माइनस दिस, मतलब कि ये फिगर मेरी क्या है, माइनस हो रही है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या हो रहे हैं, अल्टीमेटली प्लस हो रहे हैं। बेसिकली हमारी इनकम है ना। नहीं इनकम नहीं है, इनकम नहीं है, जब मैं इनकम और मैं क्रेडिट रहेगी, मतलब जो एंट्री की हमने बात करी, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू, और सॉरी डेफर्ड टैक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। अब वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जो है आपका एक्सपेंस वाला नहीं है, इनकम साइड वाला है, लेकिन मैं उसको इनकम नहीं, डेफर्ड टैक्स इनकम नहीं बोलूंगा, लेकिन है तो वो एक्सपेंस नेगेटिव में, एक्सपेंस है लेकिन नेगेटिव एक्सपेंस है, मतलब कि मेरे को रिकवरी करनी है। रिकवरी किसकी करते हैं, जब मेरे को इनकम होती है, मैंने किसी को सेल करी, उससे मेरे को इनकम हुई, इनकम की मैं डेटर से रिकवरी करूंगा, वो भी मेरे एसेट है। तो वो नेचर में अल्टीमेटली पीछे जाके चेक करने जाऊँ तो सिमिलर दिखेगा कि हाँ इनकम है मेरी, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से रिकवरी करनी है, लेकिन वो एक्चुअल में इनकम नहीं है, वो क्या है, मैंने एक्सपेंस है जो कि नेगेटिव एक्सपेंस है, आज की डेट में ज्यादा एक्सपेंस कर दिया जो फ्यूचर में रिकवर करूँ। तो अपने अपने ही एक्सपेंस को रिकवर करना है। हाँ, तो वही- मेरा ही एक्सपेंस है जिसको मैंने रिकवरी करनी है, तो मेरी इनकम नहीं है, मेरा एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया, इसलिए मैंने उसको नेगेटिव दिखा दिया, जो कि मैं फ्यूचर में उसको रिकवर करूँ। क्लियर है? चलिए, ये हो गया हमारा। अब एक और चीज पे आते हैं, 1,86,000 का जो मेरा टैक्स बना, जब भी मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे को टैक्स का प्रोविजन बना। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे है टैक्स का प्रोविजन, करंट करंट ईयर टैक्स। अब देखो मेरे को जो प्रॉफिट हुआ 7,78,000 का मैंने प्रॉफिट कमाया, 7,78 के प्रॉफिट के ऊपर मैंने टैक्स की कैलकुलेशन करी कि एज पर इनकम टैक्स मेरा प्रॉफिट कितना बनता है, 741। उसके मैंने टैक्स बनाया कितना, 1,86,000, कि मैंने गवर्नमेंट को 1,86,000 पे करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमको ये बताना पड़ता है कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, और टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, कि टैक्स की पेमेंट करने के बाद में। तब क्या मैंने गवर्नमेंट को 1,86 की टैक्स की पेमेंट करनी है, 1,86 की गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट करनी है मैंने। अब उसकी पेमेंट मैं कब करूंगा, मैंने आपको बताया था मार्च क्लोजिंग हो गई आज, 31 मार्च 25 हो गया, आज तो पेमेंट करी नहीं मैंने, पेमेंट कब करूँ मैं, फ्यूचर में करूँगा। तो आज की डेट में क्या मेरी लाइबिलिटी हो, प्रोवाइडेड कि एडवांस टैक्स जमा नहीं है। अगर एडवांस टैक्स जमा तो उससे रेट्स होगा, बात अलग है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, इनकम टैक्स में आप पढ़ लेना, एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट आता है। उसमें क्या होता है कि आप जो भी टैक्स बनता है ना, आप क्वार्टरली साथ के साथ जमा करते रहना। ठीक है, अल्टीमेटली जो आज की डेट में टैक्स बना 31 मार्च 25 की बैलेंस शीट में जो टैक्स बना, वो मेरे को पे कब करना है, जब मेरी रिटर्न होगी उससे उसकी डेट से पहले। तो 31 मार्च को जब मैं बैलेंस शीट क्लोज कराऊँ, उस टाइम पे तो मैंने सारा टैक्स पे नहीं किया होगा, मेरा एक्सपेंस तो हो गया ना। मैं क्योंकि बैलेंस शीट कब बनाऊंगा, अप्रैल मई के आसपास बनाऊंगा, ईयर क्लोज होने के बाद ही बनाऊंगा ना पूरा पूरा। तब मैं कैलकुलेशन करूंगा कि भाई 1,86 का मेरा एस्टिमेटेड टैक्स बन रहा है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, प्रोविजन बनाऊंगा। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया ना प्रोविजन का। प्रोविजन क्या होता है कि मेरा एक्सपेंस तो उस साल का हो गया, लेकिन मैंने पे नहीं किया ना, मुझे पता है कि एक्चुअल में कितना होगा, लेकिन एक एस्टिमेटेड प्रोविजन तो बना ही दिया ना। तो ये जब हमने कंप्यूटेशन बनाई, तो इस टाइम पे मैंने आईटीआर तो फाइल नहीं करी, जब मैं आईटीआर एक्चुअल में फाइल करूंगा तब मुझे पता लगेगा कि एक्चुअल टैक्स कितना है। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोविजन बेस पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, क्योंकि हो सकता है आईटीआर के टाइम पे इसमें से कुछ गड़बड़ मिल जाए, आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे इसमें से कुछ कैलकुलेशन मिसमैच हो जाए, या कुछ एडिशनल डिडक्शन अलाउ करवा दूं मैं, तो डिफरेंट हो सकती है ना। 99.99% सेम रहेगी, लेकिन कुछ परसेंट में चेंज हो सकती है, कि डिडक्शन का रेट गलती से यहाँ पे फाइनेंशियल बनाते टाइम पे 15% ले लिया, तो आईटीआर फाइल कर रहे हो तो उसमें पता चल रहा है कि 40% लेना था, तो तुम एक्चुअल लेके जाओगे ना उस टाइम पे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, 31 मार्च का टैक्स है तो उसको हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोविजन की एंट्री क्या होगी,
अभी इनकम टैक्स क्या आपका एक्सपेंस है, इनकम टैक्स एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। कितना था मेरा, 1,86,000 समथिंग का, 1.86 लाख था ना। ये मेरे क्या होगा, डेबिट होगा, एक्सपेंस और डेबिट होगा, मेरी पॉकेट से जा रहा है ना। मतलब कि प्रॉफिट में से टैक्स को मैंने माइनस करना है, मतलब कि एक्सपेंस माइनस करना है जो मैं गवर्नमेंट को पे करूँ। फिर मेरे को पता चलेगा एक्चुअल मैंने कितना प्रॉफिट बचाया टैक्स की पेमेंट करने के बाद, टैक्स की पेमेंट करने के बाद में कितना प्रॉफिट मैंने कमाया। टू, अब कुछ क्रेडिट भी करना है, ऑब्वियसली वो कुछ लाइबिलिटी होगी, क्योंकि मैंने इनकम टैक्स का एक्सपेंस पे करना है, अभी पे तो नहीं किया, तो लाइबिलिटी होगी। और उसके अंदर भी क्या हुआ, प्रोविजन होगा, क्यों, क्योंकि मैं अभी प्रोविजन बना रहा हूँ, एक्चुअल पे नहीं कर रहा, कि मेरे को एक्चुअल नहीं पता कि 186 पे करूंगा। एक्चुअल तो जब पता था मैं 186 के चालान पे कर देता, क्या एक 186 से ये चालान पे किया, बात खत्म हो गई। लेकिन आज मैंने ना 186 का चालान पे किया, ना मैंने एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कंपटीशन के टाइम पे फाइनल करी। टेबल खड़ी करी है। हाँ, तो मैं इसका क्या बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कितना, 1.86 लाख। अब ये एक्सपेंस है तो कहाँ जाना चाहिए, पिंडल में जाना चाहिए। ये कहाँ से चाहिए, मेरा बैलेंस शीट में जाना चाहिए। वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक तरफ तो मैं बैलेंस शीट में आऊंगा, करंट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो करंट टैक्स मेरा कितना हो जाएगा कंप्यूटेशन से, 1,86,000। मैंने वैल्यू पेश कर दी, 1,86 का मेरा टोटल एक्सपेंस हो गया। 1,86,000 क्या गया मेरा टोटल एक्सपेंस है। तो 678 में से मैंने 1,86 का एक्सपेंस माइनस करना है। अब मैं अगर इस फिगर को डिलीट कर दूं, एज्यूम मतलब कैलकुलेशन समझाने के लिए, 678 का मेरा प्रॉफिट है, उसमें 1,86 का मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करूंगा प्रोविजनल बेस पे। तो एक्चुअल मेरी इनकम कितनी है, 491, जो मैंने सारा गवर्नमेंट को पे करने के बाद में, एक्सपेंस करने के बाद में। तो यही क्या करेगा, जब शेयर होल्डर मांगेगा, प्रॉफिट किसका पार्ट है, शेयर होल्डर का ना, तो शेयर होल्डर के पास में कितने अमाउंट मांगने का राइट है, क्या वो मेरे से बोलेगा 678 कमाया उतना दो, वो तो टैक्स तो मैंने पे कर दिया ना भाई उसमें से। तो जो टैक्स के बाद बचा वही तो शेयर होल्डर मांगेगा, तो शेयर होल्डर कितने मांगे मेरे से, 491। तो उसकी कैपिटल में कितना ऐड करूंगा मैं, जो रिजर्व में लेके जाते हैं, 491 करूंगा। तो यही 491 मेरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल के अंदर, रिजर्व सरप्लस के अंदर जाएगा। 12,000 की ओवरहेड्स कम करने के बाद में कितना बचता है मेरा, 5,04,000 जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस शीट पे आते हैं। तो एक एंट्री तो इसकी यहाँ कर दी हमने, मतलब कि हमने ये वाली एंट्री तो कर दी, डबल एंट्री पे चलते हैं ना हम लोग। अब दूसरी एंट्री मेरे को बैलेंस शीट में डालनी है, इसका इफेक्ट भी तो देना बैलेंस शीट में। अगर इसका इफेक्ट नहीं दूंगा तो क्या होगा, बैलेंस शीट मिसमैच हो जाएगी। चलिए बैलेंस शीट पे आते हैं। अब प्रोविजन क्या है मेरा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ऑब्वियसली, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा, क्योंकि मैं 1 साल के अंदर ही उसको पे कर दूंगा, अगले 3-4 महीने में, 5 महीने में जब आईटी फाइल करूंगा। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, कितने का है, 186 का है। तो इसको मैं यही पिंडल से लिंक कर देता हूँ, 186 का। ठीक है, मेरा इतना इनकम टैक्स का प्रोविजन है, और यहाँ मेरी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। क्लियर है, एक तरफ मैंने प्रोविजन में क्रिएट कर दिया, एक तरफ एक्सपेंस में ले गया। एंट्री हमने क्या बनाई, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को मैं बैलेंस शीट में ले गया, लिंक कर दिया, इसको मैंने पिंडल लिंक कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट, पक्का। आगे अल्टीमेटली यहाँ पे हमने फिगर जो निकाली थी, ये सारी एंट्री हमें लिखनी भी पड़ेगी ना, कौन सी, जो जो है प्रोविजन की होती है, उसे डालेंगे, लिखनी पड़ती है सर। 139 कैसे, 186 था ना, 139 था, 186 था। ओ 139 है तो गड़बड़, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे जो हमने पहले तो हमारा कुछ था नहीं ना उसके अंदर, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमने नीचे से लिंक कर रखा था, कि पहले तो ये वाली आइटम थी ही नहीं ना। एक्चुअल में कहाँ से लिंक होगा मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स से, टैक्स तो उसके बाद कैलकुलेशन करूंगा ना, तो बिफोर टैक्स वाला ये आएगा। तो मेरी फिगर कितनी आएगी यहाँ पे, 183, 374, वही 183, 374 में कलर करूंगा।
यहाँ पे मैंने लिखूँ क्योंकि वो फॉर्मूला मिस में वो हो रहा था, मतलब इंटरलिंक हो रहे थे फॉर्मूला, अगर मैं लिंक करता हूँ यहाँ से तो देखो, अगर मैं यहाँ से लिंक करूंगा तो शायद फॉर्मूला इंटरलिंक हो रहे थे। अब आ गया, फिर पहले हमने लिंक ही नीचे से करा करा उसको, अब मैंने ऊपर से लिंक कर दिया। ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसके ऊपर ही टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इसलिए मैंने वहां पे कितना प्रॉफिट लिया, ये 183। अब देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी 170651। अगर डेप्रेशन मैंने इनकम टैक्स वाला सेम होता तो क्या होता, मेरे को 170 पे करना पड़ता। अभी कितना पे करना, मैंने 183 पे किया है, 183 पे किया है, 12,000 मैंने एक्स्ट्रा पे किया है, तो अल्टीमेटली 173 की लाइबिलिटी होती। अब पीनल पे देखो, ये 170 फिगर वही आ रही है, इन दोनों का नेट इफेक्ट समझ। ये टोटल एक्सपेंस हो गया, ये एक्सपेंस की रिकवरी हो गई, तो अल्टीमेटली टैक्स का एक्सपेंस कितना है मेरा, 170 का। क्लियर हो रहा है। जो आपका डाउट होता है इनकम में लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, मतलब वो प्लस कैसे हो रहा है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये मेरा टोटल एक्सपेंस, ये एक्सपेंस की रिकवरी उसमें से माइनस करी तो 170 बच गया, और 170 माइनस किया तो मेरा 5,60,000 बच गया, जो मेरा रिजर्व में जा रहा हूँ। क्लियर है। ये 178 फिगर कहाँ से आई थी? ये निकाली थी ना हमने पहले, जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे कि एक्चुअल में मेरा टैक्स कितना बना 183। अगर मेरे को यहाँ पे डेप्रेशन पूरा ही मिल जाता है, ये वाला 1,6, तो मेरा टैक्स कितना बन रहा, 170 बन रहा था ना, 170 जो मैंने यहाँ पे फिगर लिखी थी मैनुअली। और डिफरेंशियल अमाउंट मैंने 12,300 को डेफर टैक्स से लिंक करके बताया था कि वो डेफर टैक्स का ही है। क्लियर। तो एक्चुअल मैंने 183 पे किया, मेरे को पे, अगर वो दोनों का डिफरेंस सेम होता तो मेरे को कितना पे करना पड़ता, 170 पे करना पड़ता। एक्स्ट्रा जो 12,000 पे किया मैंने, क्यों पे किया, क्योंकि डेफरेंस का डिफरेंस है। वही 12,000 का डिफरेंस मेरा कहाँ पे दिख रहा था, डीटीएल में दिख रहा था, डीटीए में। वही चीज हमने यहाँ पे पीनल में उठा के डाल रखी है, 12,724। क्लियर आता। 183 हम तब कर रहे थे जब, मतलब 183 हम तब कर रहे थे जब हमारा नहीं इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन डिडक्ट होता है, राइट? 183 एक्चुअली में मेरे को पे करना है कि इनकम टैक्स का अलग है, कंपनी का अलग है। अगर कंपनी वाला ऐड कर रहे थे तो 170 हम कर रहे थे। अगर हाँ, अगर इनकम टैक्स का रेट सेम होता और कंपनी रेट और इनकम टैक्स का रेट सेम होता तो मेरे को कितना पे करना पड़ता, मेरे को एडजस्टमेंट करनी नहीं पड़ती। जितना इनकम टैक्स में कंपनी रेट में मैंने डाला वही मेरे को अलग होता, तो मेरे को कितना पे करना था, 170। अब क्योंकि वो डेफिनेशन अलग है इसलिए मेरे को, बस 5 मिनट हो। अब क्योंकि वो डेप्रिसिएशन अलग है इसलिए मेरे को 12,000 पे क्या करने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जिसकी मैंने एसेट बना दी। ठीक है ना। चलिए क्लोज करें आज की क्लास, थोड़ा ज्यादा हो गया ना, कोई रिवाइज करना है इसको। फिर से करना पड़ेगा नहीं, कोई नहीं।